हेलो गाइस। आज हम अपना सीसीएनए का लेक्चर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमें टेलनेट और एसएसएच पढ़ना है। तो लास्ट क्लास पे हमने कंसोल लॉगिन देख लिया था। कंसोल लॉगिन तभी करते हैं जब हमें फिजिकली हम वहाँ अवेलेबल हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो ही आप कंसोल लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कंपनी में ऐसा हो सकता है, हर जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे राउटर्स लगे हैं और आप ऑफ़िस में बैठे हो, ये R3 राउटर है जो काफ़ी दूर है। अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो हमेशा नहीं है कि आप लैपटॉप लेकर लोकेशन पे जाओगे और लोकेशन पे जाके आप कंसोल लॉगिन करोगे। ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा कि कभी-कभी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है, तो उसके लिए भी आपको बार-बार इस एरिया पे जाना पड़ेगा। सपोज़ कर लो ये राउटर आपके अगर दिल्ली पे था, ठीक है? और आप यहाँ कोलकाता में बैठे थे, तो आपको हमेशा दिल्ली वाले इंजीनियर से कॉन्टैक्ट करके हमेशा उसे साइट पे भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोसेस बना दिया गया है कि रिमोट एक्सेस या रिमोट लॉगिन भी कह सकते हैं। ये 2 प्रोटोकॉल है जिसके कारण हम रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल है पहला टेलनेट, दूसरा एसएसएच। टेलनेट जो है वो अनसिक्योर वर्ज़न है, कल थोड़ा बहुत आपको बताया था, जिसमें आपका जो डाटा जाता है वो प्लेन टेक्स्ट पे जाता है, ओपन होता है। और एसएसएच में आपका जो है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। डाटा कोई अगर देखेगा भी तो वो समझ नहीं पाएगा जब तक कि उसके पास वो की अवेलेबल। तो पता है एन्क्रिप्ट इसी तरीक़े से करते हैं, एक्चुअल डाटा है, उसको एक किसी की के साथ हम एन्क्रिप्ट कर देते हैं। वो की जब सामने वाले के पास होगा, तो फिर वापस वो उससे डिक्रिप्ट कर, थोड़ा बहुत तो पता होगा, ये सारी सिक्योरिटी के पार्ट है, तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं देखना है। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हर एक चीज़ के लिए 2-2 प्रोटोकॉल क्यों बना कर, एसएसएच तो था, फिर आपने टेलनेट भी क्यों बनाया था? ठीक है, एसएसएच तो सिक्योर वर्ज़न है, टेलनेट भी क्यों? देखो टेलनेट बहुत पुराना प्रोटोकॉल, तो हम जब बहुत पुराने प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग में जब ये कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट की गई, तो उस समय कम्युनिकेशन हो जाना ही बहुत बड़ा कि हमारा मेन फ़ोकस था कम्युनिकेशन करना, प्रोटोकॉल बनाना इसलिए कि कम्युनिकेशन हो सके। यानी हम रिमोट लॉगिन वगैरह करना चाहे राउटर पे, तो ये प सबसे पहले ये हो सके। तो इस वजह से सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन होना ही बड़ी बात थी, ठीक है? तो इस वजह से जो पहला प्रोटोकॉल बना वो टेलनेट पे हम राउटर हमारे नेटवर्क डिवाइसेज़ को हम रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे-धीरे देखा गया कि भैया इसमें तो सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, कि हो सकता है हमारा डाटा जा रहा हो और बीच में कोई एन्क्रिप्ट कर ले तो हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड सारा कॉपी कर ले, ठीक है? तो एक थ्रेट हो जाएगा हमारे लिए। इसीलिए उसके बाद इस पे सिक्योर वर्ज़न लाया गया जो एसएसएच वर्ज़न, ठीक? तो सबसे पहले हम टेलनेट देख लेंगे कि टेलनेट किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं सीधा पैकेट ट्रेसर पे चलता हूँ और वहाँ आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से हम टेलनेट करेंगे और फिर लॉगिन वगैरह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैकेट ट्रेसर पे आपको दिखा दूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको सेम चीज़ ही आपको जीएनएस3 पे दिखा दूँगा। जीएनएस3 पे इसलिए दिखाऊँगा क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि हमारा जो डाटा जा रहा है, हमारे जो पैकेट्स या फ्रेम जा रहे हैं, के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर पे डाटा है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर पे जो डाटा है, वो आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट पे है टेलनेट पे और एसएसएच में आपका एन्क्रिप्शन फॉर्म में है। तो इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है? जैसे कि मैं बता दूँ, टेलनेट टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इसका स
का जो आपका वेल नोन पोर्ट नंबर होगा, वेल नोन पोर्ट नंबर, इसका वेल नोन पोर्ट नंबर 23। मैंने बताया था आपको, सारे स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर दिया गया है। तो टेलनेट एक अलग प्रोटोकॉल है, उसके लिए भी आपका पोर्ट नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर अलग होगा। यानी कोई भी अगर पैकेट या सेगमेंट, जैसे कि ये पीसी है और ये राउटर है, और ये पीसी ने कोई टेलनेट स्टेशन एस्टेब्लिश किया और कोई पैकेट जा रहा है इस राउटर के पास, अगर उस पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 लगा है, तो राउटर ये समझ जाएगा ये रिक्वेस्ट टेलनेट के लिए। क्योंकि राउटर में बहुत सारे पैकेट्स जा रहे हैं, कुछ पैकेट्स को ये आगे फॉरवर्ड करता है, कुछ पैकेट के लिए वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो चूँकि सारी सर्विसेज़ प्रोटोकॉल अलग-अलग है, इस वजह से स्पेशल डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 20। ठीक है? ऑलरेडी हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया था। फिर बात आती है एसएसएच की। एसएसएच कहते हैं सिक्योर शेल को, सिक्योर शेल। ये भी आपका टीसीपी यूज़ करता है और पोर्ट नंबर इसका होता है, ठीक है? तो हम चलते हैं सीधा-सीधा पैकेट ट्रेसर पे बिना समय वेस्ट किए। तो मैंने पैकेट ट्रेसर यहाँ खोल लिया है। पैकेट ट्रेसर में मैंने कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रखी, लेकिन मैं आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर दूँगा, कोई बात नहीं है। मैंने इसलिए कर दिया था कि मैं वो चेक कर रहा था, कभी-कभी क्या है सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें कभी-कभी बग्स आ जाते हैं कि आपने सब कुछ सही किया है लेकिन फिर भी आपका काम नहीं कर रहा है। तो बीच लैब में अगर कुछ इस तरह के इश्यूज़ आ जाए, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है आपको। मुझे तो क्लियर हो जाएगा लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कि ताबिश भाई ने फिर क्या पता नहीं क्या-क्या सेटिंग किया, क्या-क्या ट्रबल शूट किया और फिर काम करने लगा वो। तो इस वजह से मैं टेस्टिंग करने के लिए मैंने पहले से कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन टेलनेट एसएसएच वगैरह मैंने कर दिया था। लेकिन हम दोबारा करेंगे, सारा बिगिनिंग से ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है तो इस वजह से ये काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, घबराना भी नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होगा, मैंने जो आज क्लासेस पे आपको बताऊँगा, कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम देख लेंगे। आई एम अवेलेबल। ओके, ठीक है। तो सीधे-सीधे चलते हैं, एक राउटर हमने लिया है। तो राउटर अगर आप खोलना चाहें, तो कंसोल एक्सेस करना चाहें, तो मैंने आपको बताया था कि आप फिज़िकल पे जाएँ, ऑफ़िस पे जाएँ, फिर वायरिंग सेंटर पे जाएँ और इसे बड़ा कर सकते हैं आप। यहाँ एक टेबल लगाएँ, एक पीसी लगाएँ और उसके कंसोल पोर्ट पे आप टेबल लगा के आप कर सकते हैं। सेम कंसोल एक्सेस ही होगा, ठीक? लेकिन अगर जल्दी करना है, तो यहाँ एक ऑप्शन भी है। राउटर पे आप डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका सीएलआई मोड खुल जाता है। राउटर पे डबल क्लिक करेंगे या फिर सिंगल क्लिक भी अगर कर देते हैं, फिर डायरेक्ट ये आपका खुल जाएगा। इस तरह से फिजिकल खुल सकता है या कॉन्फ़िग खुल सकता है। जनरली फिजिकल खुलता है, तब सीएलआई पे जाएँगे, तो आपका सीएलआई मोड डायरेक्ट खुल जाता है। अल्टीमेटम वही है कि हम एक पीसी लगा रहे हैं, पीसी लगा के हम उसका कंसोल एक्सेस ले रहे हैं। रियल राउटर पे तो कोई डबल क्लिक और उसमें कोई स्क्रीन वगैरह तो नहीं होता है। आपको कंसोल लॉगिन ही करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस लैपटॉप की तरह काम करूँ, कि जाऊँ वहाँ लैपटॉप लगाऊँ, कंसोल एक्सेस लूँ, तो चलो ठीक है, तो मैं आज फिर से ऐसा कर देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं समय बचाने के लिए इसे थोड़ा-सा जल्दी करने के लिए मैं ऐसा करूँ, डायरेक्ट क्लिक करूँगा और वहाँ सीएलआई मोड पे एंटर कर दूँगा। यहाँ से मैं टेबल ले लेता हूँ। टेबल देख सकते हैं नीचे आ गया है। ये राउटर हो गया हमारा। एक हमें लैपटॉप लेना है। चलते हैं लैपटॉप ले लें।
लैपटॉप ले लिया हमने, ठीक है? फिर हम चलेंगे केबल में, केबल में जाने के बाद ये देख सकते हैं कंसोल केबल है, कंसोल पोर्ट दिख रहा है आपको, कंसोल लिखा आया, कंसोल पे दबाया हमने। RS-232 पोर्ट होगा लैपटॉप में, जो अब नहीं होता है, आपको सीरियल कन्वर्टर यूज़ करके यूएसबी पे लगाना पड़ेगा। हमने केबल कनेक्ट कर दी, लैपटॉप चलते हैं, लैपटॉप में आइकॉन्स बने हैं। मैंने आपको बताया टर्मिनल एक सॉफ्टवेयर होगा, टर्मिनल सॉफ्टवेयर हमारा रियल डिवाइस पे क्या होगा, मैंने कल आपको लॉगिन वगैरह सब करके दिखाया था। पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लॉगिन ले लेंगे, ठीक है? कंसोल लॉगिन, पुट्टी में मैंने ऑप्शन बताया था, ठीक है? सेम ही है कहानी, ठीक है? तो सेम है, तो हम चलते हैं वापस, हम आ गए स्क्रीन पे, टर्मिनल सॉफ्टवेयर पे गए और यहाँ सीधा हमने ओके दबाया। इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, लिया था, चलिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यूज़र नेम पूछ रहा है, तो अभी मैं सारा चीज़ें सेट करूँगा। ये यूज़र नेम बना है, मैं दूसरा एक यूज़र नेम बनाऊँगा। तो आप समझो कि इस तरह से हमारा राउटर स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, इनेबल करेंगे हम, प्रिविलेज मोड पे जाएँगे। इनेबल सीक्रेट एक पासवर्ड है, हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको बिगिनिंग से ही स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िग टी पे। कॉन्फ़िग टी पे जाके हमें सबसे पहले आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ लॉजिकल पे जाएँ, तो इस इंटरफ़ेस पे देख रहे हैं जिस पे लैपटॉप कनेक्टेड है या पीसी कनेक्टेड है, हमारा पीसी ए। इस ये पीसी ए से हम एक्चुअली इस राउटर पे रिमोट एक्सेस करेंगे। तो इस इंटरफ़ेस पे मुझे एक आईपी देना पड़ेगा। आईपी एड्रेस ये 1.1/24। तो हम यहाँ आईपी एड्रेस देते हैं। इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस देना मैंने आपको सिखाया था। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0/24 नो शटडाउन, ठीक है? ये हमने चला दिया। उसके बाद हम एग्ज़िट पे आएँगे, ठीक है? तो हमने आईपी एड्रेस यहाँ दे दिया, ठीक, इस इंटरफ़ेस पे हमने आईपी एड्रेस दे दिया। अब हमें टेलनेट और एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, ओके? तो टेलनेट एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको सबसे पहले तो कंसोल लॉगिन ही लेना पड़ेगा। पहले आप कंसोल लॉगिन लेके टेलनेट एसएसएच आप अपने राउटर पे, जैसे कोई राउटर R1 है, तो राउटर पे अगर आपको टेलनेट एसएसएच करना है, यानी रिमोट एक्सेस इनेबल करना है, सबसे पहले कंसोल ही लेके आपको करना है। क्योंकि आपने इसमें रिमोट एक्सेस तो रिमोट लॉगिन का सर्विस तो अप्लाई किया ही नहीं है, तो डायरेक्ट तो लॉगिन नहीं हो जाएगा। पहले आप कंसोल पे जाएँगे, कंसोल पे जाके एसएसएच टेलनेट आप कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर में, उसके बाद आपको जो भी करना है, फिर आप रिमोट एक्सेस से कर पाएँगे, ठीक है? तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं टेलनेट एसएसएच करने के लिए। टेलनेट का अपना कुछ टर्म्स है, जिसमें बहुत कम रूल्स हैं। एसएसएच में अपना कुछ रूल्स है, जो मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पहले आपको एसएसएच करने के लिए, टेलनेट करने के लिए, अगर टेलनेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं राउटर पे, कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, यानी मैंडेटरी कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगर कर पाएँगे। जैसे कि टेलनेट पे करने के लिए सबसे पहला जो है, आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। जैसे एक राउटर है, ठीक है? ठीक है, ठीक है? कि आप इस पीसी से आप इस राउटर पे टेलनेट करना चाहते हैं, तो इस पोर्ट पे आईपी एड्रेस होना चाहिए असाइन, ठीक है? या फिर इन द सिनेरियो ये 3 राउटर कनेक्टेड हैं और आप यहाँ हो और इस राउटर R3 पे आप टेलनेट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक सब पे आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा और आपका डिफ़ॉल्ट राउटर चूँकि ये रहेगा,
इसे ये पता होना चाहिए कि R3 कहाँ है, यानी इस इंटरफ़ेस का आईपी एड्रेस जो आपने असाइन किया है, ये नेटवर्क कहाँ है, इसे पता होना चाहिए, मतलब राउटिंग एक होनी चाहिए। तो राउटिंग फ़िलहाल हमने अभी पढ़ा नहीं है, राउटिंग किस तरह से हम करते हैं, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड वाली नेट की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ प्रोटोकॉल समझ जाते हो, तो कल हम जब हम नेक्स्ट टाइम राउटिंग वगैरह पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप 3 राउटर लगाओ चाहे 4 राउटर लगाओ, आपको बस एडिशनली सिर्फ़ राउटिंग करनी होगी। प्रोटोकॉल तो वही रहेगा, टेलनेट के लिए या एसएसएच के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया, उसके बाद आपको इनेबल सीक्रेट पासवर्ड एक सेट करना पड़ेगा। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, तो हम ये पासवर्ड एक सिस्को 1 2 3 कर देते हैं। इनेबल सीक्रेट को पता है कि यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए इनेबल सीक्रेट एक पास किया जाता है, ठीक है? फिर आपको एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। तो यूज़र नेम हम बनाते हैं, सपोज़ कर लो अपने फ्रेंड का नाम पे संजीव बना देता हूँ, और पासवर्ड हम सीक्रेट करके, क्योंकि ये सीक्रेट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो पासवर्ड जो है, जो प्लेन टेक्स्ट पे दिखता है, तो रन करने के बाद सीक्रेट दे देंगे तो वो एन्क्रिप्शन फॉर्म में दिखेगा। तो उसका नाम ही हम रख देते हैं संजीव, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये हमने बना दिया, ठीक है? अब इस यूज़र नेम पासवर्ड को जो हमने बनाया है, इसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। किस पे? वर्चुअल टर्मिनल जो हम बनाएँगे, कल बात की थी वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है? तो वर्चुअल टर्मिनल पे हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही जाके कल कोई लॉगिन करेगा, तो उसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछा जाएगा, ठीक है? तो हम चलते हैं लाइन VTY05। मैंने आपको बताया था कि ये नंबर मैक्सिमम 0 से 15 तक हो सकती है, यानी 16 यूज़र एट अ टाइम लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? और हम जब कंसोल कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था लाइन कंसोल 0 हम कमांड चलाते हैं और उसके बाद हम लॉगिन लोकल चलाते हैं। तो 0 हम किस लिए चलाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि राउटर पे एक ही कंसोल पोर्ट है, ठीक है? यानी एट अ टाइम एक ही यूज़र लॉगिन करेगा, सीधी-सीधी बात है। पोर्ट ही एक है, तो एक बार में एक ही यूज़र लॉगिन कर सकता है, इसलिए हम वहाँ 0 लिखते हैं। लेकिन यहाँ रिमोट एक्सेस पे हो सकता है, इस राउटर पे आप देख रहे हैं, आपका कोई और एम्प्लॉयी भी, उसके भी कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो वो भी देख रहा है। कुछ हो सकता है कुछ हेड ऑफ़िस में बैठे हैं और वो भी इस राउटर पे आके आपका इस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो वो भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे यूज़र्स एट द सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्चुअल टर्मिनल बनाना पड़ता है, और हम यहाँ पे 0 टू 5 दिए, मतलब 6 यूज़र्स जो हैं, वो एट अ टाइम लॉगिन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यूज़र अगर होंगे, तो ये लॉगिन नहीं कर पाएँ, ठीक है? तो हम यहाँ चलते हैं, हमने 9BT/0/5 लिख दिया, ठीक है? इसके बाद हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल हमने बताया था, लॉगिन लोकल का मतलब है कि जब भी कोई यूज़र राउटर पे लॉगिन करने आए, ठीक है? तो आप उससे यूज़र नेम पासवर्ड पूछना, ठीक है? तो सामने वाला आपको यूज़र नेम पासवर्ड बताएगा, और आपको उसके यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? क्योंकि सामने वाले यूज़र ने अपना यूज़र नेम पासवर्ड बताया आपको राउटर को, तो राउटर को हम बता रहे हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो कैसे करेक्ट है। ये चीज़ देखने के लिए आपको अपना लोकल डेटाबेस ही देखना पड़ेगा, ठीक है? लोकल डेटाबेस पे मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड बना दिया है। ये बताने का मतलब लॉगिन लोकल, वो जो यूज़र नेम पासवर्ड देगा, तो उसको वेरिफ़िकेशन कैसे करोगे कि ये सही है कि नहीं? मान लो संजीव ये यूज़र नेम पासवर्ड है, अभी दूसरा कोई बंदा, कोई मेरा दोस्त आया है, उसने अपना नाम रवि लिखा, पासवर्ड भी रवि लिखा, तो इसका तो एंट्री है नहीं राउटर के लोकल डेटाबेस, तो इसे अलाउ मत करना। संजीव अगर आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड कोई लिखेगा, तो उसे आप अलाउ कर देना। तो चेक कहाँ करना है? यूज़र नेम पासवर्ड अवेलेबल है राउटर को,
तो राउटर को हमने बता दिया कि डेटाबेस जो है आपका लोकली हमने बना दिया है, आप वहाँ चेक कर। हमने कमांड चला लिया लॉगिन लोकल, ये हो गया, ठीक। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर देते हैं, ठीक है। हम चलते हैं पीसी ए की तरफ। अभी इस साइड का पार्ट आप फ़िलहाल इग्नोर करो, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस साइड जो हमने टीएफटीपी सर्वर लगाया है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, तो अभी इस पार्ट को इग्नोर करो, इस पार्ट पे फ़ोकस करो, इस इंटरफ़ेस साइड, ठीक है। तो हम पीसी ए पे चलते हैं। पीसी ए पे हम आईपी कॉन्फ़िग पे चलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सिम नेटवर्क का मुझे आईपी देना है, तो मैंने दे दिया है। /24 वैल्यू दे दी है सबनेट मास्क पे। डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1 जो इस राउटर का मेरा आईपी है, वो मैंने दे दिया है, ठीक। अब मुझे यहाँ रिमोट लॉगिन करना है, तो रिमोट लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन होता है हमारा टेलनेट एसएसएच का, तो ये पुट्टी की तरह एक सॉफ्टवेयर है समझ, ठीक है। तो हम अभी यहाँ नहीं देखेंगे, हम ये टेलनेट एसएसएच जो पुट्टी वाला है, वो पुट्टी पे ही देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सीधा कमांड प्रॉम्प्ट से, मैंने आपको बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट से आपको लॉगिन करने के लिए हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया है। हम चलते हैं टेलनेट, हमें टेलनेट लिखना है और उसके बाद जो आईपी एड्रेस है जिस राउटर का आपको लॉगिन करना है, आईपी एड्रेस लिखो या होस्ट नेम लिखो, कि आप टेलनेट कमांड लिखोगे और आप चाहे तो आईपी एड्रेस लिख दो अगर आपको पता है, या आपको होस्ट नेम लिखना पड़ेगा। तो होस्ट नेम आपको पता है कि होस्ट नेम हमने एक दे रखा है वहाँ, R1 नाम का होस्ट नेम हमने दे रखा था, ठीक है। अगर हमने नहीं दिया है तो फिर से मैं दे देता हूँ। राउटर पे चलता हूँ, कंसोल लॉगिन पे चलते हैं और सीधा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके होस्ट नेम, अगर आप चाहे तो चेंज करना तो मैं चेंज भी कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसका होस्ट नेम कर देता हूँ ऑफिस राउटर कर देता हूँ, ऑफिस R1 कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑफिस R1 हो गया। यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा और इसे मैं राइट करके सेव कर दूँगा। ये सेव हो गया, इसे बंद कर देता हूँ। तो हम अपने पीसी ए के सीएमडी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ चाहो तो आप टेलनेट करके आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं और या चाहो तो आप होस्ट नेम भी दे सकते हो। ठीक है, होस्ट नेम देने के लिए फिर आपको डीएनएस पे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी आप होस्ट नेम वगैरह देते हो, तो आपका पीसी जो है वो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेगा होस्ट नेम के अगेंस्ट में। क्योंकि आपको पता ही है कि हमने देख लिया ऑलरेडी, जो हमारा डाटा फ्लो वगैरह है, जो इंटरनेट लेयर में जो आईपी हेडर है, उस पे नेम काइंड ऑफ चीज़ है नहीं कि सोर्स नेम ये होना चाहिए और डेस्टिनेशन नेम ये होना चाहिए, तो मुझे पता है कि ये नेम कहाँ है। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं नहीं, हमारे पास सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पीसी को ये पता करना पड़ेगा कि आपने जो, सपोज़ कर लो आपने दे दिया था यहाँ पे टेलनेट और राउटर का नाम, राउटर का नाम हमने रखा है ऑफिस राउटर, है ना? ऑफिस R1 रखा था। तो ये आपने दे दिया है, लेकिन फिर आपके पीसी को ये पता करना पड़ेगा कि ये जो नाम है इसके अगेंस्ट में आईपी एड्रेस क्या है। तो ये आईपी एड्रेस के लिए हमें एक डीएनएस सर्वर वगैरह बनाना पड़ेगा, जिस पे हम इसकी एंट्री वगैरह करेंगे, उसके बाद ही ये काम कर पाएगा, और अदरवाइज़ उसका आईपी नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम डीएनएस पे पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से किसी भी होस्ट नेम को हम आईपी एड्रेस असाइन वगैरह करते हैं। तो ये बहुत बात का टॉपिक है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये सब बहुत बात की चीज़ें हैं, तो फिलहाल हम अभी कम्युनिकेशन आईपी पे ही कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक सीधा-सीधा प्रोटोकॉल समझने में ईज़ी रहेगा। तो टेलनेट हमने दिया 192.168.1.1 जो राउटर का आईपी एड्रेस है, और हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यूज़र नेम पूछ रहा है।
तो यूज़र नेम हम संजीव डाल देते हैं क्योंकि यूज़र नेम हमने संजीव बनाया था और पासवर्ड भी पूछ रहा है तो हम संजीव डाल देते हैं। ये देख सकते हैं कि आप यूज़र मोड पे लॉगिन हो गए हैं। अब आप इनेबल कमांड चलाएँगे और हमने इनेबल सीक्रेट रखा था सिस्को 123 तो सिस्को 123 मैंने डाल दिया तो आप देख सकते हैं आप राउटर पे रिमोटली एक्सेस कर गए हैं। क्योंकि व्हाई? बिकॉज़ क्योंकि हमने जो कनेक्शन अभी एस्टेब्लिश किया है, आप देख सकते हैं कि हमने ईथरनेट पोर्ट के थ्रू किया। कंसोल से तो हमने इस लैपटॉप में लॉगिन कर रखा है और हमने एक्सेस अभी राउटर कहाँ से किया है? ईथरनेट पोर्ट से किया, ठीक है? तो ये रिमोट लॉगिन ही है ना? अब ऐसा सिनेरियो आपके पास होगा जैसे कि मैंने फिर भी आपको बताया 3-4 राउटर होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे और आप ऑफ़िस में कहीं बैठे हैं ऑफ़िस पे और आप इस R4 राउटर को लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल होगा। बस यहाँ क्या है, इस सारे राउटर पे आपको राउटिंग करनी है। तो राउटिंग बात की चीज़ है जब हम देखेंगे राउटिंग, तो ऑब्वियसली आप राउटिंग जब समझ जाओगे तो आप ये भी कर पाओगे। हमें यहाँ प्रोटोकॉल पे फ़ोकस करना है, ठीक है? ये बात आपको क्लियर होगी? ठीक। टेलनेट आपने देख लिया लॉगिन करके। पैकेट कैप्चर वगैरह जितना भी जो मैं आपको प्लेन टेक्स्ट वगैरह बता रहा था, कि टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के बाद हम जो डाटा भेज रहे हैं या यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहे हैं, ठीक है? तो यूज़र नेम पासवर्ड जो भेजते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में भेजते हैं, तो ये सारा हम जीएनएस 3 पे देखेंगे। फिलहाल हम पैकेट ट्रेसर पे अभी प्रोटोकॉल समझ रहे हैं। ठीक है? तो अब अगर आप चाहो, तो आप पीसी ए पे हैं, तो अब अगर चाहो तो आप यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दूसरे इंटरफ़ेस पे का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ कि जैसे कि इस इंटरफ़ेस पे आईपी एड्रेस 2.1 है और इसे मुझे नो शटडाउन वगैरह करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो हम करते हैं रिमोट के साथ, रिमोट जैसे हमने ले रखा है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 this is 24 subnet and no shutdown end ठीक है। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है तो आप द राइट पूरा चाहो तो लिख सकते हो या WR भी लिख सकते हो। WR पे इसलिए काम हो जाएगा बिकॉज़ क्वेश्चन मार्क दबाओ तो WR से सिर्फ राइट ही एक कमांड है, यानी WR भी लिख दोगे आप तो काम हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें SSH कॉन्फ़िगर करना है। SSH करने के लिए कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स, मैंडेटरी पॉइंट्स वही है कि आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए उसके ईथरनेट पोर्ट पे या फिर उसके जो भी इंटरफ़ेस पोर्ट पे आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट होना चाहिए। यूज़र नेम पासवर्ड बना होना चाहिए और लाइन वीटीवाई पे आपका वो अप्लाई होना चाहिए। तो आप चूँकि देख सकते हैं टेलनेट में ऑलरेडी हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया था। इनेबल सीक्रेट भी हमने पासवर्ड रख दिया था। यूज़र नेम पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया है। लाइन वीटीवाई में जाके उसे लॉगिन लोकल कमांड देके हमने अप्लाई, ये सारी चीज़ें तो हमने कर दी। अब एडिशनल पॉइंट्स ये है कि आपको यहाँ पे एसएसएच करने के लिए एक डोमेन नेम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर और एक चीज़ लिख देता हूँ, होस्ट नेम भी कंपल्सरी। और होस्ट नेम एक ऐसा चीज़ है कि जो आप हमेशा कोशिश किया करो कि होस्ट नेम देने की आदत डालो। कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करो, राउटर स्टार्ट जैसे ही करो, सबसे पहले आप उसका होस्ट नेम डालो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ठीक है? तो होस्ट नेम भी आपने देखा कि हमने दे दिया, ठीक है? तो यहाँ पे एक डोमेन नेम देना पड़ता है। अब डोमेन किसी को नहीं पता है कि डोमेन नेम क्या होता है, तो हम डीएनएस पे इसके बारे में बात करेंगे। डोमेन नेम, ठीक है? तो डोमेन नेम क्या होगा जैसे कि सपोज़ कर लो कोई एक, जैसे मैं आपको बताऊँ ये डीएनएस का पार्ट है। जैसे सपोज़ कर लो आप खोलते हो जैसे फेसबुक.com,
facebook.com, ठीक है? ये फेसबुक जो है वो आपका एक डोमेन नेम है, ठीक है? जिसके ऊपर आईपी एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है? ये पूरा ही डोमेन नेम है, facebook.com। अब इसमें ये टॉप लेवल डोमेन है, ये डोमेन नेम है, ठीक है? ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारी डीएनएस का पार्ट है। फिलहाल अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, एक डोमेन नेम देना पड़ेगा, ठीक? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको आरएसी की जनरेट करनी। अब आरएसी की क्या है? अब की जो आपको पता है कि चूँकि एसएसएच में हम एन्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो एक की ज़रूरत है, जिससे हमारा जो डाटा जो हम भेजेंगे उसे एन्क्रिप्ट करेंगे, बराबर? तो हम एक आरएसी की का एक लेंथ देंगे, हम की जनरेट नहीं करेंगे, हम आरएसी की का एक लेंथ देंगे कि आप जो की जनरेट करना वो 512 या 104824 ऐसा कुछ करता, इतना लेंथ का करना, ठीक है? इतना लेंथ का करना। तीसरा चीज़ होता है कि हमें एसएसएच का एक पुराना वर्ज़न था, एसएसएच का नॉर्मल वर्ज़न, उसपे थोड़ा सिक्योरिटी इश्यू थी, तो हमें एसएसएच का वर्ज़न 2 अप्लाई करना पड़ा। एक वर्ज़न 2 पे उस जो ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक को फुलफ़िल कर दिया गया। तो एसएसएच का जो सबसे पहला वर्ज़न है, उसमें कुछ इश्यूज़ थे, तो उसको सॉर्ट आउट एसएसएच 2 पे कर दिया गया है। तो एसएस 2 पे वर्ज़न हमें एक्टिवेट करना पड़ा। तो ऑलरेडी हमने ऊपर की सारी चीज़ें कर दी है, हमें नीचे की 3 चीज़ें करनी है। नीचे की 3 चीज़ें हम करते हैं राउटर पे, और जो भी करेंगे हम रिमोट एक्सेस से ही करेंगे। ये देख सकते हैं पीसी ए खुला है और हमने कमांड प्रॉम्प्ट से हमने ले रखा है ना राउटर को रिमोट लॉगिन। ठीक है, तो एसएसएच लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, डोमेन नेम देना है। डोमेन नेम जैसे कि मैं अख्तर डॉट लोकल कर देता हूँ, ठीक है? अख्तर हो गया मेरे कंपनी का नाम और इसका टॉप लेवल डोमेन हो गया लोकल, ठीक है? इस टाइप का कोई डोमेन एक्चुअली अवेलेबल होगा नहीं कि लोकल नाम का कोई डोमेन है नहीं, ठीक है? टॉप लेवल डोमेन आपको पता है कि डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट ओआरजी होता है ना? तो मैं डॉट लोकल रख दिया हूँ ताकि कोई इशू टेंशन ना रहे कि डॉट कॉम ही देना है, ठीक है? मैं कुछ भी यहाँ पे दे सकता हूँ, बिकॉज़ हम जो भी कर रहे हैं हम इंटरनेट पे तो है नहीं, तो कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। डीएनएस पे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डोमेन नेम में कुछ भी दे देना। तो हमने दे दिया डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम अख्तर डॉट लोकल, ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें एक क्रिप्टो की का लेंथ बताना पड़ेगा कि आप जो की जनरेट करोगे एन्क्रिप्शन करने के लिए, उसका लेंथ कितना बिट होगा। जनरेट आरएस ये डाल के अगर आप एंटर करोगे, वी हैव ऑलरेडी बता रहा है कि हमने चूँकि ऑलरेडी की जनरेट कर दिया है, डू यू रियली वांट टू रिप्लेस देम? मैं यहाँ ये ऑप्शन आपको जनरली नहीं आएगा, तो आप अगर ऐसा दोबारा करना चाहते हैं तो आप यस कर, यस किया? यस करने के बाद आपको बता रहा है कि आप बिट का साइज़ बताएँ, ठीक है? रेंज 360 से 2048 तक हो सकती है, इतना बिट का की मैं जनरेट कर सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमेशा 512 से ज़्यादा ही दिया करें, ठीक है? चूज़िंग अ की मॉडुलस ग्रेटर देन 512 बिट, ये बिट की बात हो रही है, 512 बिट से ज़्यादा ही आप चुनें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। जितना छोटा की र से हम एन्क्रिप्ट करेंगे, उससे हमें डिक्रिप्ट करना ज़्यादा आसान होगा, यानी बीच में रेट वगैरह बढ़ जाएँगे, तो किसी ने उस की से तोड़ सकता है, ठीक है? तो हम एक नंबर ले लेते हैं, हम 1024 ले लेते हैं, 1024 जनरली लोग 1024 बिट ही लेते हैं, तो 1024 हमने ले लिया, एंटर कर दिया। तो ये क्या लिखता है?
इसने एक की जनरेट कर दी। तो की जो ये जनरेट करता है, ये जो की जनरेट करता है, तो की जो है आपका आपके राउटर के होस्ट नेम और आपका आपने जो डोमेन नेम यहाँ दिया, है ना? ये डोमेन नेम दिया, इस डोमेन नेम को यूज़ कर एक की जनरेट कर, ठीक है? होस्ट नेम को राउटर का होस्ट नेम और आपने जो डोमेन नेम दिया उसको यूज़ कर की जनरेट करता है और की कितना लेंथ का करेगा? क्योंकि हमने इसे 1024 बिट का बोल दिया था, तो इतना बिट का वो की एक जनरेट करेगा। जैसा कि पुराने केस पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारा राउटर का होस्ट नेम R1 था और हम मैंने यही डोमेन नेम दिया था apple.local। तो आप देख सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी RSA की डिफाइंड नेम, एक की जो है जो मैंने बनाया था इस दोनों के हेल्प से एक की बनाया था r1.akhtar.local। ठीक है, अब हमारा जो हो जाएगा, अब चूंकि हमने चेंज कर दिया तो हमारा हो जाएगा ऑफिस r1.akhtar.local। ये हमारा की हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कमांड हमें देनी है। मैंने कहा था SSH वर्जन जो है 1 अप्लाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको 2 करने के लिए आप यहाँ चलते हैं IP SSH वर्जन, ये क्या बता रहा है? वर्जन 2 हैज़ बीन इनेबल्ड, वर्जन 2 आपका इनेबल हो गया। अब आप SSH से भी लॉगिन कर सकेंगे। तो SSH लॉगिन करने के लिए मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल जाता हूँ, एग्ज़िट, एग्ज़िट, ठीक है? कनेक्शन यहाँ क्लोज़ हो गया। तो SSH लॉगिन करना है कमांड प्रॉम्प्ट से, तो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है SSH -l, फिर आपको अपना यूज़र नेम देना पड़ेगा। जैसे यूज़र नेम हमारा संजीव था, मैंने दे दिया, ठीक है? उसके बाद आपको उसकी IP एड्रेस देनी पड़ेगी। आप IP एड्रेस भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो होस्ट नेम भी डाल सकते हो अगर आपने DNS कॉन्फ़िगर किया है। हमने दे दिया, एंटर करते हैं। क्योंकि आपने यूज़र नेम ऑलरेडी उसे बता दिया था SSH, तो दोबारा आपको ये यूज़र नेम नहीं पूछ रहा, पासवर्ड पूछ रहा, तो पासवर्ड डाल देते हैं। इनवैलिड में सॉरी मैंने गलत डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब देख सकते हैं आप यूज़र मोड पे आ गए हैं, इनेबल पे चलेंगे। हमने पासवर्ड यहाँ सिस्को 123 रखा था, देख सकते हैं आप। प्रिविलेज मोड पे आप आ गए हैं। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएँ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है आप यहाँ कर सकते हैं। तो रिमोट लॉगिन आपने यहाँ कल देख लिया, पैकेट ट्रेसर, ठीक है? तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। बाहर निकलना है, आपको एग्ज़िट दबाना है। आप यहाँ आ गए प्रिविलेज मोड पे, कनेक्शन यहाँ क्लोज़ हो गया, कनेक्शन टू बी क्लोज़, ठीक है? क्लोज़, ये हो गया हमारा पैकेट ट्रेसर पे। अब हम चलते हैं थोड़ा जीएनएस पे और मैं आपको पुट्टी पे लॉगिन करके दिखाता हूँ वहाँ। पुट्टी पे लॉगिन करके देख लेंगे राउटर पे। तो मैंने सिम्प्लिसिटी के लिए ऑलरेडी जीएनएस पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। टेलनेट एसएसएच मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। मैं आपको अगर दिखाता भी हूँ, क्योंकि बार-बार सेम ही हमें करना पड़ेगा। कंसोल पे चलते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका साइज़ में थोड़ा-सा बढ़ाने का ऑप्शन है। चेंज सेटिंग आई होप, यस। सेम आपको पुट्टी की तरह ही दिख रहा है, आपको सेटिंग दिख रहा है ना? सेम पुट्टी की तरह ही वो सेटिंग दिखता है। अपीयरेंस पे चलते हैं, फ़ॉन्ट्स चेंज पे चलते हैं, इसका साइज़ हम 16 कर देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखे। अप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ बना दिया है। ऑलरेडी एसएसएच और टेलनेट मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन वापस दिखा देता हूँ यहाँ, ठीक है? तो यहाँ यूज़र नेम हमारा है ताबिश
और पासवर्ड भी ताबिश है, इनेबल करते हैं हम और यहाँ भी हमारा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी ताबिश है और मैं आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन शो रनिंग कॉन्फ़िग अगर आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। शो रन भी लिखेंगे तो भी आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम यहाँ डाला हुआ है R1 ठीक है? इनेबल सीक्रेट डाला हुआ है क्योंकि आपको की पे दिखाया जाएगा, एन्क्रिप्ट करके दिखाया जाएगा प्लेन टेक्स्ट में नहीं क्योंकि इनेबल सीक्रेट मैंने डाला था। आईपी डोमेन लुकअप ये आईपी डोमेन नेम ये मैंने अक्सर डॉट लोकल ही दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेम ही है आप देख सकते हैं यूज़र नेम मैंने ताबिश नाम से बनाया है और पासवर्ड भी मैंने एक रखा है ताबिश नाम से, लेकिन ये आपको एन्क्रिप्शन फॉर्म में दिखाएगा। आप देख सकते हैं ये इंटरफ़ेस है फास्ट इथरनेट 0/0 अगर आप यहाँ चले तो फास्ट इथरनेट 0/0 ये कनेक्टेड है और कंसोल कहाँ कंसोल फास्ट 0/0 है और उसपे सेम आपका आईपी एड्रेस डला हुआ है 1.1 सबनेट मास्क 224 फिर आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं कि लाइन कंसोल 0 है, उसपे भी हमने आपका लॉगिन लोकल कमांड यहाँ चला दी है कि कंसोल लॉगिन भी कोई करे तो उसे भी यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़े। फिर हमने लाइन VTY 05 कमांड चलाई है और लॉगिन लोकल यहाँ भी चला दी है, ठीक है? तो इससे आपका वर्चुअल टर्मिनल अप्लाई हो। तो एसएसएच आपका कॉन्फ़िगर है, कंसोल लॉगिन से मैंने आपको दिखा दिया कि हमने कंसोल लॉगिन ही लिया था। अगर आपको डाउट लगता है तो मैं फिर से जीएनएस पे आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ गए थे, राइट क्लिक करा था, हमने कंसोल किया था, तो हमने कंसोल लॉगिन ही लिया है क्योंकि यहाँ पे कंसोल केबल वगैरह लगाने का नहीं है। केबल लगा के आप लैपटॉप के साथ आप ऐसा कर सकें। तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हमने बाहर कर लिया, लॉक सेशन को आउट कर लिया यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ हमारा मशीन 1 एक पीसी है। इस मशीन पे चलते ही मशीन ऑन है, ग्रीन जला हुआ है, आप देख सकते हैं ऑन है ये मशीन। तो सीधा-सीधा वीएमवेयर पे चलते हैं, देख सकते हैं ये मशीन है, मशीन 1 ये मैंने ऑन कर रखा है। तो अब यहाँ से मुझे रिमोट लॉगिन लेना है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी आप रियल पीसी पे सीएमडी से कमांड प्रॉम्प्ट से अगर टेलनेट एसएसएच करना चाहे, तो उसकी सर्विस आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कंट्रोल पैनल पे आपको जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है, टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ की ऑप्शन है, इस पे जाएँगे और इस पे आप जाके सर्च करेंगे टेलनेट नाम का एक सर्विस है। देख सकते हैं टेलनेट, इसे क्लिक करके आपको ओके दबाना है। ये जब ओके दबाएँगे तो आपकी सर्विस जो है, आपका पीसी पे एक्टिवेट हो जाएगा। वरना अदरवाइज़ आप लॉगिन करोगे टेलनेट से, वो आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है? दूसरी एक बात कि इस पे डायरेक्ट एसएसएच का विंडोज़ के पास ऑप्शन नहीं होता है। एसएसएच सर्विस को डायरेक्ट एक्टिवेट करने का हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है, जैसे पुट्टी वगैरह। इस वजह से आपको पता चल गया होगा कि क्यों लोग पुट्टी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी बात है कि जब एसएसएच का विंडोज़ पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से लोग पुट्टी ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। टेलनेट का ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अगर आप लिनक्स मशीन की बात करें, तो लिनक्स मशीन में आपको टेलनेट, एसएसएच दोनों की ऑप्शन है। तो सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, आप चाहे तो उसे ऑन भी कर ऑफ है तो ऑन कर सकते हैं। तो लिनक्स पे भी मैं नहीं लेके आपको एसएसएच दिखा रहा हूँ, क्योंकि लिनक्स हम अलग से पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, लिनक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसे हम बाद में देखेंगे जब हम लिनक्स का स्पेशली क्लासेस करेंगे। ठीक है? ओके। तो यहाँ जाके आपको कर लेना है, टेलनेट को इनेबल करके ओके दबा देना है। अब हम सीएमडी पे चलते हैं, सीएमडी तो मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ कि रियल पीसी पे भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें सेम चलाना है टेलनेट जो कमांड है हमारा, टेलनेट 192
161.1.1 देख सकते हैं यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम आप डाल दो ताबिश, पासवर्ड जो हमने ताबिश डाला डाल दिया, इनेबल गए, ताबिश डाला, तो ये देखिए प्रिविलेज मोड पे आप आ गए। यहाँ भी आप चाहे तो शो रन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, यहाँ सारा चीज़ आपको ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ और आपको एक बार एसएसएच से कोशिश करता हूँ कि मैं लॉगिन करने में। देख सकते हैं एसएसएच लिखना है, एसएसएच लिखने के बाद मुझे -l डालना है और फिर यूज़र नेम मुझे डालना है अपना जो भी यूज़र नेम है और सामने वाले का राउटर का जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका आईपी एंटर कर दिया। अब देख सकते हैं कि ये सर्विस जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं है पोर्ट नंबर 22 वाली, तो आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो विंडोज़ में चूँकि डायरेक्ट एसएसएच का ऑप्शन नहीं होता है, तो इस वजह से हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देता हूँ। मैं आपको वापस जीएनएस पे लेके चलता हूँ, ठीक है। जीएनएस पे हम एक काम करते हैं, एक मशीन ले लेते हैं, विंडोज़ मशीन, सर्वर मशीन, एक विंडोज़ 2022 सर्वर मशीन है, ये ले लेते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं दूसरे किसी पोर्ट से। ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे अब, जब हम रिमोट एक्सेस टेलनेट से या एसएसएच से लेंगे, ठीक है? टेलनेट एसएसएच से हम रिमोट एक्सेस जब लेंगे एसएसएच से, तो हम इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आईपी एड्रेस वगैरह असाइन करेंगे, तो पोर्ट को नो शट करेंगे। तो और उसको जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम चूँकि पुट्टी के थ्रू से करेंगे, तो हम उसे नोटपैड पे सेव कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक नोटपैड फ़ाइल बनाकर भी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, सारी एक्टिविटी को आप सेव करके रख सकते हो। फिर आपको बाद में रिव्यू करने में ईज़ी होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ करेंगे, ठीक है? तो मैं सीधा चलता हूँ अपनी पीसी पे और इसका रिमोट एक्सेस लेता हूँ राउटर 1 का पुट्टी के थ्रू, ठीक है? तो चूँकि पुट्टी के थ्रू मुझे लेना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर कर लेता हूँ कि हमें दिखाना होगा कि टेलनेट पे जो है प्लेन टेक्स्ट पे आपका डाटा जा रहा है, उसके बाद हम एसएसएच के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पैकेट कैप्चरिंग। तो हम वापस चलते हैं अपना VMware के मशीन 1 पे और यहाँ हमें हमारा सॉफ्टवेयर जो है पुट्टी है, तो पुट्टी खोल लेते हैं, ठीक है? तो पुट्टी हमने खोल लिया है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक-ठाक दिखे। तो ऑब्वियसली बात है हमें टेलनेट करना है, तो हम टेलनेट सेट कर लेंगे। अगर आपको प्रोफ़ाइल लोड करना है ताबिज़, तो ताबिज़ हमने लोड कर दिया, ठीक है? सेम है आपको अभी यहाँ आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.1 और पिन किया आपने, ये देख सकते हैं कि आपको एक वार्निंग वगैरह दिया जा रहा है, तो एक्सेप्ट कर देना। यस, तो जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो लॉगिन एज़ बता रहा है, यानी आपको यहाँ अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड भी आप चाहे पासवर्ड भी डालना है, पासवर्ड आपने डाल दिया, इनेबल कर दिया, फिर से आपने पासवर्ड डाल दिया और आपको कुछ अगर देखना है तो शो रन वगैरह कमांड चला दिया, तो आपको रिमोट एक्सेस हो गया, कुछ आपको आउटपुट वगैरह दिखे, यानी राउटर ने आउटपुट आपको शो किया है, भेज दिया है। ठीक है, मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ, डीएनएस पे चलते हैं, यानी आपने इसका रिमोट एक्सेस लिया, रिमोट एक्सेस करके इस पे कमांड चलाई, जो भी कमांड का आउटपुट वगैरह था वो आउटपुट राउटर ने क्या किया, आपको भेजा। इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं, यानी आपने इस इसे रिमोट एक्सेस कैसे लिया, आपने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया टीसीपी, आप जो भी कमांड चला रहे थे, यूज़र नेम डाल रहे थे, पासवर्ड डाल रहे थे, वो यहाँ से आपका पीसी से इस राउटर पे जा रहा था। राउटर ने उसे वेरीफ़ाई किया, आपको एक्सेस करने का परमिशन दिया। फिर आपने कमांड चलाया शो रन, ये शो रन यहाँ पे नहीं चला है, ये शो रन उठकर राउटर के पास गया। राउटर की कंसोल पोर्ट पे ये CLI मोड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कमांड चला और उसका जो भी आउटपुट आया,
राउटर ने आपको भेज दिया, मतलब काफ़ी सारा डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये हमें पैकेट ट्रेस आपको इस पे वायरशैक पे देखने मिलेगा। देख सकते हैं कई सारे डाटा, है ना, भेजे गए हैं। क्या करते ये कर ले, फिर से ऊपर चल जाए। ठीक है? तो कई सारे डाटा आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो हमें कनेक्शन देखना है टेलनेट वाला। तो 1.1 के साथ 1.2 का 1.1 के साथ कनेक्शन देखना है। अब देख सकते हैं कि 1.2 और 1.1 के बीच में टीसीपी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है? टीसीपी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया है। पोर्ट नंबर 1.2 हमारा पीसी मशीन है। का पोर्ट नंबर जो है प्राइवेट पोर्ट नंबर है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 22 है। 22 आपका तो एसएसएच के लिए। एक मिनट, हमने एसएसएच किया था क्या? टेलनेट किया था। पोर्ट नंबर 22 एसएसएच है। टेलनेट की एसएसएच पोर्ट नंबर पे क्यों चल रहा है? एक मिनट, वापस से पुट्टी पे चलता हूँ, डीएनएस पे। यहाँ किया है, एग्जिट कर लेता हूँ और इस वायरशॉट को स्टॉप करता हूँ पहले। पैकेट कैप्चरिंग नया से स्टार्ट करेंगे। क्विट विदाउट सेविंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है? एक चीज़ करनी है, फंड है चलाना। फंड बार ये चला अप्लाई करने का अपीयरेंस फॉन्ट किया। ठीक है? तो एक कमांड है देखो आपका, ट्रांसपोर्ट इनपुट। जैसे कि आपने राउटर पे 2 सर्विसेज इंस्टॉल है ना, टेलनेट करा और एक आपने एसएसएच। तो टेलनेट चूँकि एक अनसिक्योर वर्ज़न है और आपको ये पता है एसएसएच करने के लिए आपको टेलनेट के सारे पॉइंट्स को पास आउट करना पड़ेगा, तो ही जाके एसएसएच होगा। यानी जब भी आप एसएसएच करते हो, तो टेलनेट भी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। यानी कोई यूज़र नेम पासवर्ड आपने बनाया है, अगर वो एसएसएच की जगह टेलनेट करना चाहे, तो भी वो टेलनेट कर पाएगा। क्योंकि टेलनेट पे जो मैंडेटरी पॉइंट कम थी आपने देखा, एसएसएच में टेलनेट की ही सारी पॉइंट थी, यानी एसएसएच आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, तो टेलनेट भी आपका कॉन्फ़िगर हो गया है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र हो ऐसा ना करे कि कभी टेलनेट से लॉगिन कर ले, ताकि उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और उसने जो एक्टिविटी किया है वो एन्क्रिप्ट, वो किसी कोई अगर हैक कर ले बीच में, ठीक है, इंटरसेप्ट कर ले तो वो उसे देख पाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने डिवाइस पे चूँकि आपका टेलनेट बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएच करने के कारण एक्टिवेट हो गया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने डिवाइस पे कि आप टेलनेट को बंद कर सकते हैं। ठीक है? टेलनेट बंद करने के लिए आपको ये कमांड देना पड़ेगा, जिसे भी आपको इनेबल करना है। जिसे भी आपको इनेबल करना है, ठीक है? जिसे भी आपको इनेबल करना है, आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट इनपुट, अगर मैं एसएसएच लिख देता हूँ, तो इसका मतलब टेलनेट अब यहाँ काम नहीं करेगा। टेलनेट अब यहाँ काम नहीं, सिर्फ़ एसएसएच ही काम करेगा। ठीक है? उस तरह से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेलनेट लिख देता हूँ, तो अब टेलनेट ही काम करेगा।
मिनट, ट्रांसपोर्ट इनपुट, तो शायद ये कमांड नहीं लेता है क्या? ओके, सर ये लाइन कंसोल पे चलेगा, लाइन कंसोल, सॉरी लाइन बीटीवाई, लाइन बीटीवाई 05 हमने दिया था, इसी पे कमांड चलेगा। ट्रांसपोर्ट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं चलता है, ट्रांसपोर्ट इनपुट मैंने टेलनेट करना है, टेलनेट, ये हो गया। अब यहाँ पे टेलनेट ही चलेगा, ठीक है। तो ये मैं करके देखता हूँ कि हो सकता है कि हमारा जो पीसी था, पीसी पे चूँकि वहाँ पे राउटर पे हमारा एसएसएच वर्ज़न एक्टिवेट था, तो हो सकता है कि राउटर डायरेक्ट उसे एसएसएच पे ही रिक्वेस्ट कर रहा हो। तो वापस से हम यहाँ पैकेट कैप्चर कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम अपने पीसी पे चलते हैं, मशीन 1 पे, मशीन 1 पर हम हैं और यहाँ मैं पुट्टी खोलता हूँ और हम टेलनेट करते हैं 192.168.1.1 और इसे ओपन कर देते हैं। तो देखो यूज़र नेम पूछ रहा है, हाँ आपका टेलनेट ही हुआ है। ये देखो आपको लॉगिन हो गया, इनेबल प्लीज प्रोग्राम, कमांड चले, काफ़ी सारा डाटा आपके राउटर से, मैंने कई सारे डाटा आपके पीसी से राउटर पे गया है, कई सारा डाटा राउटर से पीसी पे आया है। कमांड जितनी कमांड चलाई वो आपके पीसी से गया राउटर की तरफ, और राउटर्स पे जो भी आउटपुट वगैरह निकला है, जो आया था, वो सारा आपका पीसी पे आया है। ठीक है, तो वाईशार्क पे चलते हैं, वाईशार्क पे देखते हैं कई सारे हाँ ये देख सकते हैं आप, टेलनेट इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, उसी कारण शायद नहीं हो पा रहा था। अब देखते हैं टेलनेट इस्टेब्लिश हुआ है तो पोर्ट नंबर सीन है, तो पहले बताया था मैंने कि ये आपका टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा आपका पीसी और राउटर के बीच में। तो पोर्ट नंबर 23 भी देख सकते हैं, रिप्लाई आया 3+1 और फिर से एक्नॉलेजमेंट चला गया, यानी थ्री वे हैंडशेक हो गया। अब आपका डाटा ट्रांसफ़र यहाँ हो रहा है। तो अब देखें 1.2 1.1 को एक डाटा भेज रहा है। तो टेलनेट पे आप देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि क्या भेजा जा रहा है। थोड़ा-सा टेक्स्ट वगैरह यहाँ दिख जाती है। कोशिश करता हूँ टीसीपी ये एक्नॉलेजमेंट है, ये भी इको विल सेंड, डाटा जब स्टार्ट होगा ना आपको दिखना चाहिए। ये देखो, ठीक है, 1.1 1.2 को भेज रहा है। पहला ये ऑप्शन, जैसे आपने आईपी एड्रेस डाला, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, तो पहला क्या भेज रहा है, यूज़र नेम, सीधा-सीधा लिखा हुआ है। फिर आपको क्या भेज रहा है, कुछ स्पीड वगैरह भेज रहा है, ठीक है। फिर 1.1 1.2 को फिर भेज रहा है कुछ चीज़ें, और 1.2 और 1.1 को जब डाटा भेज रहा है, ठीक है, आपको यहाँ डाटा दिखेगा आपको, थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी भेजी जाती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाटा भेजा जाता है। तो कई सारी चीज़ें भी भेजी जाती है, उसने यूज़र नेम भेजा और आप 1.2 1.1 ये देखें टी, यानी हम हमारा यूज़र नेम क्या था? काबिश था, जिसने टी भेज दिया, राइट? क्योंकि मैंने बताया था ना कई सारे सेगमेंट में भेजी जाती है चीज़ें, है ना? ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू भेजा और कंटिन्यू हम भेजते चले जाएँ। बीच में और भी कई सारा चीज़ें भेजी जाती है ताकि उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो सके। तो टी उसने भेज दिया और फिर आप कहीं जाएँगे तो आपको ए भी मिलेगा, ये देखिए ए, है ना? ए, फिर आप चलेंगे 1.1 1.2 को फिर वापस रिप्लाई कर रहा है, ठीक है? ये क्या बोल रहा है?
ये उसने भेजा, ठीक है? फिर 1.2 कुछ भेजेगा, देख सकते हैं आप, बी, यानी मेरा पीसी फिर से बी भेज रहा है। मैंने जब टाइप किया तभी तो एक साथ टाइप कर दिया ना, तो एक-एक करके अपना डाटा भेज रहा है। क्योंकि मैंने बताया सेगमेंट्स भेजे जाएँगे, कई सारे सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट करके भेजे जाएँगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा डाटा भेज दिया जाएगा। तो आपको पूरा अगर समझना है क्योंकि टीसीपी कनेक्शन है, फिर आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जाएँ, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह देके पोर्ट नंबर वगैरह मिला के चलते रहें, ठीक है? तो आप सारा डाटा को वापस से रिकैलकुलेट कर पाएँगे। चला गया, बी पे थे ना हम लोग, बी, हाँ, बी हो गया ये। अच्छा मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये क्या ही सारे कम्युनिकेशन कर रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है। ये अभी भी पैकेट कैप्चर हो रहा है। अब देखो टीएबी देख सकते हैं आई, है ना? यूज़र नेम माँगा था उसने, भेज रहे हैं, आई भेज दी। प्लेन टेक्स्ट पे लिखा है, तो एन्क्रिप्ट कर ले, अगर किसी तरीक़ा से कोई पैकेट्स वगैरह कैप्चर कर ले इंटरसेप्ट करके, तो उसे सारा चीज़ पता चल जाएगा। ये हैकर्स वगैरह जो होते हैं ना, काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं। वो सारे हमसे ज़्यादा समझते हैं उन चीज़ों को, किस तरह से मिलाना है। ये देख सकते हैं एस, एस भेज दिया गया था, तो आगे कहीं न कहीं आपको मिलेगा 1.2 1.1 को कुछ एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, 1.2 1.1 को फिर से कुछ भेज रहा है एच, ये देख सकते हैं एच भेज दिया। ये मिल गया आपको यूज़र नेम, एज़ इट इज़ मिल गया। यानी बीच में कोई हैकर्स वगैरह बैठे हैं, तो आपने उन्हें दे दिया पूरी तरीक़ा से चाँस, है ना? अब देखो, अब सीधा पासवर्ड आ गया, अब उसे समझ में आ जाएगा, ये भाई यूज़र नेम है, क्योंकि यूज़र नेम माँगा था उसने यूज़र नेम दे दिया है, अब पासवर्ड माँग रहा है, तो पासवर्ड लिखना स्टार्ट करेगा, है ना? तो अब धीरे-धीरे बढ़ेंगे, तो वहाँ पासवर्ड वगैरह भी आपको दिखेगा। ये देखो टी, फिर से लिखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपको आ जाएगा। तो टेलनेट आपको यही बताना था, टेलनेट में पूरी तरीक़े से आपका प्लेन टेक्स्ट है। तो एज़ इट इज़ जो अभी डाटा वगैरह आप भेज रहे हो, वो कॉमनली एप्लीकेशन लेयर पे लिखा रहता है ना? टेलनेट एप्लीकेशन लेयर का ही प्रोटोकॉल है, तो वहाँ लिखा रहता है, सारा डाटा आपका प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, हैक हो सकती है। ठीक है? तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब हम एसएसएच करके देख लेते हैं, है ना? तो फिर से वापस मैं अपना मशीन पे जाता हूँ, मशीन पे चलते हैं, तो टी से हम एग्ज़िट कर जाते हैं, ठीक है? वापस खोलते हैं हम इसे, तो टी पे चलते हैं और इस बार हम एसएसएच करें, ठीक है? एसएसएच करेंगे, तो मैं अपना प्रोफ़ाइल लोड कर लेता हूँ। प्रोफ़ाइल लोड किया इस वजह से क्योंकि अपीयरेंस वगैरह में हमने देखो फ्रंट वगैरह साइज़ इंक्रीज़ करी थी और लॉगिन सेशन में हमने ये भी सेव कर के रखा था कि जो भी हम काम करेंगे स्लैब 1 नोटपैड फ़ाइल पे ये सेव होगा, ठीक है? तो हमने इसलिए इसे लोड कर लिया, एसएसएच कर लिया है और हम यहाँ डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ये भी रिमोट साइट एम्प्टी क्लोज़ रन। अच्छा हमने तो वहाँ कमांड चला दी आपको पता है ना, टेलनेट वाली, है ना? हमने वहाँ कमांड चलाई ना राउटर पे जाके, राउटर पे हमने एसएसएच को तो बंद कर दिया था, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, हमें ये हटाना पड़ेगा, नो ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, नो ट्रांसपोर्ट इनवैलिड। चलो हम एक काम करते हैं, ये चला देते हैं, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच कर देते हैं। तो अब इससे क्या हुआ एसएसएच कर दिया तो टेलनेट नहीं चलेगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एसएसएच चलेगा, एक बार में एक ही, ठीक है? अगर आप नहीं चलाओगे ये ऐसा कुछ कमांड, तो आपका जो चलने वाला है वो दोनों चलने वाला है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच कर दिया, मैं यहाँ से जाकर राइट कर देता हूँ, तो अब देखना कि अब टेलनेट नहीं चलेगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ।
और हम चलते हैं मशीन पे और पुट्टी खोल के हम एक बार देखते हैं टेलनेट हो रहा है कि नहीं। तो टेलनेट बड़ा कर देते हैं ताकि वो तक दिखे। 192.168.1.1 ये देख सकते हैं टेलनेट नहीं हो रहा है। अब टेलनेट बंद हो गया हमारा, है ना। टेलनेट बंद कर भी देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई यूज़र ऐसा कर सके कि टेलनेट से लॉगिन कर ले और आपका उसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह कोई इंटरसेप्ट कर ले तो मिल जाए। ठीक है, तो हम इसे लोड कर लेते हैं, है ना। एसएसएच कर रहे हैं। अब आपका एसएसएच जो है वो एक्टिव रहेगा 1.1 और इसको ओपन कर देते हैं कि हाँ यस दबाना है, आप लॉगिन एज करना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं, इनेबल पे चलते हैं। हम उसका इनेबल सीक्रेट डाल दिए, कॉन्फिग टी पे गए और हमें अभी क्या काम करना है। हमें एक इंटरफेस पे चलना है, उस पर आईपी एड्रेस असाइन करना है। इस पे फास्ट इथरनेट 1/0 और इसका जो आईपी एड्रेस हम देंगे 192.168.2.1। ठीक है, ये हम यहाँ दे देते हैं /24 वैल्यू, /24 वैल्यू। अगर आप यहाँ भी लिखना चाहें नोट के लिए तो भी आप यहाँ 1.1 हम लिख देते हैं, ये आपके लिए बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1.1/24 यानी इस इंटरफेस पे ये आईपी है और इस इंटरफेस पे ये, चाहे तो थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सारा ऑप्शन है। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं, इंटरफेस लिखा है ना, तो चाहे तो कैपिटल में स्मॉल में जो भी अपने हिसाब से नाम लेना आप दे सकते हैं। ग्राफिकल मोड बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया, तो हम इस इंटरफेस पे हमें आईपी देना है। तो हम चलते हैं, आईपी दे देते हैं और इस बार हम कंसोल से नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि हम रिमोट एक्सेस कर रहे हैं। तो फास्ट इथरनेट हमारा पोर्ट है 0/1/0, फास्ट इथरनेट 1/0 है। इसे बड़ा कर लेते हैं और ताकि आपको दिखे। चलते हैं 150 मशीन 1 पे है, देख सकते हैं मशीन 1 पे है, रिमोट एक्सेस है। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। अगर आपको देखना भी है तो आप जा सकते हैं शो आईपी इंटरफेस प्री, तो आपको पोर्ट दिख जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आईपी एड्रेस .1 है, हमें फास्ट इथरनेट 1/0 पे देना है। तो 150 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 और यहाँ आईपी एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस 192.168.2.1 255.0 and it is will be the no shut end and right। सेव करना ना भूलें। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस से काम हो गया हमारा, हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ किया है इस फाइल पे आ जाना चाहिए। देख सकते हैं जो भी हमने लॉगिन किया था इस नाम पे, पासवर्ड हमने डाला जो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, हमने इनेबल किया, हमने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड डाला, है ना। फिर हमने कॉन्फ़िग टी पे गए, फिर बाहर निकले, फिर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करा, फिर हमने ये इथरनेट पोर्ट देखा, इस पोर्ट पे गए, उस पे आईपी एड्रेस डाला, नो शटडाउन कमांड करा, सारी चीज़ें लिख दी गई। फिर आपने राइट कमांड चलाया, आपने फाइल को सेव करा और फिर आप ये चीज़ देख रहे हैं, है ना। टाइम भी आ जाता है, कब किया था आपने, आज किया था, टाइम भी आपको एग्जैक्ट आ जाता है सेशन का। तो बहुत काम का चीज़ है एक्चुअली। अगर आप सेव करने का एक ऑप्शन डालें तो हमेशा आप इस चीज़ को, तो मैं जनरली प्रेफर ही करता हूँ। मैं कभी भी राउटर वगैरह मेरा उल्टी डिवाइस वगैरह पे लॉगिन करता हूँ पुट्टी पे रिमोट एक्सेस से भी, तो मैं हमेशा सेशन सेव करता हूँ। ठीक है, कल बाद में मुझे रिव्यू करने का सारा चीज़ें रहेगा और मेरे पास सारा डेटा इस तरह से मैं बना कर, इस दिन में लॉगिन किया था, इस टाइम पे लॉगिन किया था, ये एक्टिविटी करी थी, दिन करा था। कल दिन कोई मुझे वापस से नहीं बोल सकता है
कि आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी इसलिए मेरा नेटवर्क इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे पास सारे मैं रखता हूँ मंथ-मंथ के हिसाब से। ठीक है? तो आप भी रखा करो, कोई आपको बोलेगा नहीं कि क्यों आप रख रहे हो, ये ऑफ़िस का सिस्टम में ही काम करोगे। तो प्रैक्टिस किया करो अगर कोई काम-वाम कर रहे हैं नेटवर्किंग पे, तो ये ऑप्शंस तो ये चीज़ें आप अपने हैबिट में डालो। ठीक है? ओके, तो हमने यहाँ देख लिया और हमें वायरशार्क पे देखना है, तो क्या हमने पैकेट कैप्चर यस पैकेट कैप्चर शायद ऑन है, चलिए नहीं बंद किया गया है। ओके, पैकेट कैप्चर हमने बंद कर दिया था। ठीक है, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम वापस अपने पीसी पे जाते हैं और पुट्टी से हम इसे सिर्फ ओपन रहने देते हैं। वायरशार्क पे चल के इसे एक बार मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, पैकेट कैप्चरिंग। स्टॉप किया मैंने, फिर मुझे ऑन करना या अब मैं ऑन करता हूँ और मैंने ऑन किया, ठीक है? तो ऑलरेडी मेरा टीसीपी कनेक्शन वगैरह बना हुआ है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ और फिर से पुट्टी खोल लेता हूँ और मैं एक बार नॉर्मल लॉगिन कर लेता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तब इसको लोड कर लेता हूँ ताकि अपना टेक्स्ट का साइज़ बड़ा रहेगा। 1.1 और मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ, यूज़ करना है, मुझे अपना आईडी पासवर्ड वगैरह डालना है, इनेबल करना है और करके शो रन कर देना। कई सारे आउटपुट वगैरह मुझे दिखे, यानी राउटर ने कई सारा मुझे डाटा भेजा मेरे पीसी पे, ऑब्वियसली ये पैकेट कैप्चर हो गए होंगे हम दोनों के बीच में। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं, कई सारे डाटा वगैरह आपके पास आए हैं, ठीक है? तो चलते हैं इधर 1.1 1.2 को कुछ भेज रहा है, इन प्लस एक वगैरह कुछ होगा, दिखेगा हमें। ये एक सेशन क्लोज़ किया गया है, 1.1 ने 1.2 के साथ देख सकते हैं, सेशन क्लोज़ कर दिया है क्योंकि हमने बीच में कट किया था ना, तो कट किया तो देखो पिन वगैरह भी यहाँ दिखता है ना? हमने पहले क्या किया था, पहले हमारा ऑन था, उसके बाद हमने फिर से बंद किया। अब देखो वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रही है, सेकंड टाइम सीन हो रहा है, सीन प्लस एक हो रहा है, ठीक है? अब आप कभी भी एसएसएच प्रोटोकॉल पे आप कभी भी आप देखोगे डाटा वगैरह, अगर कुछ पैकेट्स को हम देखते हैं, तो फिर आपको क्लियर टेक्स्ट पे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, है ना? एसएसएच वर्ज़न देके जा रहा है, सारा चीज़ एन्क्रिप्टेड है, कुछ भेज रहा है डाटा, लेकिन एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है? 1.1 1.2 को फिर से भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट है। ये देखो जो भी डाटा वगैरह भेजा जा रहा है वर्ज़न 2 पे, सब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जा रहा है। 1.2 भी कभी कुछ भेजेगा, टीसीपी है ये देखो, कुछ भी डाटा भेजा जा रहा है, एन्क्रिप्टेड पैकेट, है ना? सारी चीज़ें एन्क्रिप्टेड कर दी गई है। आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें, कि क्या भेज रहा है अंदर, है ना? एन्क्रिप्शन यही होता है भाई। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया टेलनेट एसएसएच के बारे में, ठीक है? तो वापस हम आते हैं अपना पैकेट ट्रेसर में आगे फिर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने टेलनेट एसएसएच देख लिया है, तो कुछ हमें आगे हम कॉन्फ़िगरेशन बैकअप की बात कर लेते हैं, कॉन्फ़िग बैकअप। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बताया था कि जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं तो वो रैम में सेव हो जाता है। तो रैम चूँकि वोलेटाइल मेमोरी है, राउटर अगर रिबूट हो जाए तो सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगा। इस वजह से हम राउटर पे इसे सेव करते हैं, कमांड हमारा राइट कमांड है, इससे हम सेव कर देते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया है वो एनवी रैम में चला जाता है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, इस पे ये सेव हो जाता है और इस पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग नाम से एक फ़ाइल बनती है,
इस फ़ाइल को सेव हो जाता है और जब भी राउटर स्टार्ट होता है तो इस एनवी रैम से स्टार्टअप कॉन्फ़िग फ़ाइल को कॉपी करके रिस्टार्ट होती है। वैसा राउटर में कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है। और हमने एक बात करी थी फ्लैश मेमोरी के बारे में, जो मेमोरी होती है, आईओएस रहता है। तो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप करना चाहें, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इस कॉन्फ़िगरेशन को आप फ्लैश में हम लोग कल डाल के देख रहे थे। लेकिन फ्लैश में भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन को बैकअप रखना एक सेफ प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी भी कभी-कभी करप्ट हो जाती है। उस समय आपका राउटर का सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ फ्लैश मेमोरी में सारी कॉन्फ़िगरेशन जो को सेव करने के से बेटर है कि आप एक सर्वर पे इस चीज़ को सेव करें। यानी एक राउटर है, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन था, उसे हम इसी की फ्लैश मेमोरी में सेव कर रहे थे। लेकिन अब इस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को एक अलग से एक सर्वर लगाएँगे, उस सर्वर पर हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। ये कैसे करना है ये देखना है। तो जो भी आपको मैं बताता हूँ, अगर आईओएस की बैकअप लेनी है, ठीक है, हमने देखा था फ्लैश पे आईओएस होता है। अगर आईओएस का बैकअप वगैरह लेना है और या फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बैकअप लेनी है, तो एक प्रोटोकॉल है टीएफटीपी, ट्रिपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस इस प्रोटोकॉल के हेल्प से ही हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बैकअप करते हैं। यानी एक जो ये सर्वर बनेगा, वो आपका टीएफटीपी सर्वर होगा। टीएफटीपी एक प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है। वो बनाया इसीलिए गया है कि हमारा जो नेटवर्क डिवाइसेस का आईओएस हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन हो, उसे बैकअप लिया जाए। अलग से प्रोटोकॉल बना हुआ है। इस वजह से अलग से प्रोटोकॉल बना हुआ है क्योंकि हमारा नेटवर्क डिवाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नेटवर्क को इम्पैक्ट करेगा। तो उसके लिए हमने एक सिंपल प्रोटोकॉल बनाया है टीएफटीपी पे। हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर कर हम अपना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा बैकअप ले सकते हैं। तो टीएफटीपी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, तो एक सर्विस है। तो इस सर्विस को हमें एक सर्वर मशीन लेना होगा, सर्वर मशीन पे ये एक सर्विस एक्टिवेट करनी होगी। उसके बाद ही हम अपना डाटा स्टार्टअप कॉन्फ़िग या आईओएस का बैकअप ले पाएँगे। तो टीएफटीपी जो है अपना, टीएफटीपी आपका यूडीपी पे काम करता है और टीएफटीपी का पोर्ट नंबर है 69। यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 69 है। तो जैसे कि बहुत लोगों को शायद पता होगा कि एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? जिस पे अपना हम लोग फाइल वगैरह कॉपी करके रख सकते हैं, जैसे कि आप करते भी हैं। आपके मोबाइल में कुछ डाटा वगैरह है, ठीक है? उसे आप क्लाउड वगैरह में स्टोर कर देते हैं। जैसे कुछ फ़ोटो वगैरह है, उसको आपने क्लाउड पर अपलोड कर दिया, तो कल बाद में कभी भी आपको डाटा चाहिए, आपका मोबाइल ख़राब हो जाए या दूसरा मोबाइल आपने लिया, तो आप सेम ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके वो डाटा आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, लेकिन इसका सिक्योर वर्ज़न होता है। तो स्पेशली कुछ इमेज फाइल यूज़र के लिए, यूज़र का जो डाटा है उसके लिए बनाया गया है ये एफटीपी। लेकिन टीएफटीपी जो है, टीएफटीपी आपका नेटवर्क डिवाइस के लिए, नेटवर्क डिवाइस का आईओएस कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेने के लिए बनाया गया। आप ये मत समझ जाना कि हम मोबाइल का डाटा वगैरह जो भी क्लाउड वगैरह में अपलोड करते हैं, तो टीएफटीपी से करते हैं। एफटीपी अलग है, वो यूज़र्स के लिए बनाए गए हैं और टीएफटीपी आपका नेटवर्क डिवाइस के लिए स्पेशली बनाए गए, नेटवर्क डिवाइस के लिए। चाहे आप फायरवॉल लगाते हो, फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन के बैकअप वगैरह या आईओएस लेना है, टीएफटीपी पर प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप उसका बैकअप लेते हो और जो सर्वर बनाते हो उसे हम टीएफटीपी सर्वर कहते हैं। फायरवॉल ले लो, राउटर ले लो, स्विच ले लो, कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, वो टीएफटीपी सर्वर पे ही उसका एओएस या फिर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल रहती है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे जो लैब एक सेटअप किया है जीएनएस पे, जीएनएस पे आपने देखा होगा, हमने एक राउटर लगाया है सीधा-सीधा और एक पीसी यहाँ लगा दी है।
राउटर है हमारा, एक पीसी लगा दी है, हमने इसमें एसएसएच और टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया था, ठीक है? तो टेलनेट हमने बंद कर दिया है, एसएसएच हमने इनेबल कर रखा है और इस साइड पे हम भी एक हमने देखा कि एक सर्वर लगाया हमने, ठीक है? एक सर्वर मशीन लगा दी जिसमें विंडोज़ 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस पोर्ट पे भी हमने आईपी एड्रेस दे दिया है 192.168.2.2 अभी हमने किया है इस चीज़ को 2.1 सॉरी और इस पोर्ट पे ऑलरेडी दिया हुआ था 192.168.1.1 इसका आईपी एड्रेस था 192.168.1.2 और यहाँ भी हमको एक आईपी एड्रेस देना होगा जो कि इस नेटवर्क का होगा 2.2 हम यहाँ दे दें। इस सर्वर पे हम टीएफटीपी कॉन्फ़िगर करेंगे और टीएफटीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद हम रिमोट एक्सेस करेंगे एसएसएच के थ्रू उस राउटर को और उस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इस सर्वर पे सेव कर देंगे। ठीक है? तो हम चलते हैं। तो लैब सेटअप एज़ इट इज़ है, जो हमने अभी किया है, वो सारा लैब सेटअप एज़ इट इज़ है। लैब सेटअप एज़ इट इज़, ऐसा कोई अलग नहीं है। तो हमने ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, वही है, उसी से कंटिन्यू। तो अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है। हम चलते हैं जीएनएस में। तो जैसे कि हम जीएनएस में अवेलेबल हैं, तो सेम है, एक मशीन हमने ले लिया, सर्वर मशीन। आईपी एड्रेस हमने दोनों में डाल दिया था। यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी हमने देख ली थी। जब ये आईपी एड्रेस डाल दिया है, इस राउटर में भी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, इसे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं और हम एक काम करते हैं, इस मशीन पे चलते हैं, रिमोट एक्सेस लेते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। और हम कंसोल से काम नहीं कर रहे हैं इस राउटर पे, इसलिए क्योंकि हमने रिमोटली एसएसएच इनेबल कर दिया। ठीक, तो इन पे चल रहे हैं मशीन 1। हमारा प्रोनाउंसिएशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। 50 पे चलते हैं, कर देता हूँ आपको। तो जो प्रोफाइल हमने बनाया मैं उसे लोड कर ले रहा हूँ, ताकि जो भी मैं काम करूँगा इस नोटपैड पे सेव होता रहे। तो एसएसएच सेव है, आईपी एड्रेस डाल देते हैं 168.1.1 ओपन। आएगा, थोड़ा स्लो चल रहा है सर। तो कनेक्शन टाइम वन 161 हम रिमोट एक्सेस कर लेते हैं। इनेबल दे दिया यहाँ। ठीक है, हम यहाँ पे शो आईपी रूट करते हैं, क्योंकि दोनों सेम इंटरफेस पे दिए गए हैं। इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दिया था हमने, तो आप देख सकते हो कि 1.0 का नेटवर्क फास्ट इथरनेट 0/0 पे है और 2.0 का जो नेटवर्क है फास्ट इथरनेट 1/0 पे कनेक्टेड है। तो इसे ऑलरेडी दो नेटवर्क के बारे में पता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली थी, तो वो भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। थोड़ा-सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं मैंने, तो स्टार्ट कर देते हैं।
शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग आप देख सकते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो कर रखा है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? तो ये क्लियर है आपको? अब चलते हैं हम लोग, तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है? तो अब जैसे कि हम चलते हैं इस मशीन सर्वर मशीन पे, तो सर्वर मशीन पे हमें टीएफटीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो एक थर्ड पार्टी देखो एक ऐप है, तो गूगल में जाएँगे, टीएफटीपी P64 फ्री डाउनलोड। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड इस पे करना पड़ेगा सर्वर मशीन पे, क्योंकि मैं इसे टीएफटीपी सर्वर बना रहा हूँ। तो ये एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है जो टीएफटीपी सर्विस आपको इनेबल कर देता है, मतलब टीएफटीपी की सर्विस ये प्रोवाइड कर देता है। छोटा-सा सॉफ्टवेयर है टीएफटीपी 64 फ्री में है। ये विंडोज़ के लिए कंपैटिबल है, तो इसे आप डाउनलोड कर लें और इसे सिंपल सा इस पीसी पे इंस्टॉल करना है, इस सर्वर मशीन पे। ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड कर रखा है। ऑलरेडी मैंने इस सॉफ्टवेयर को यहाँ डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर दिया। मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। मैं वापस से इसको भी इंस्टॉल करूँगा। ठीक है? तो अगर जैसे वीएमवेयर में एक फैसिलिटी है, जैसे कि आपने अपने होस्ट मशीन, जो मेरा ये मेन मशीन है, ये मेरा मेन मशीन पे अगर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर रखी है और मैं किसी एक फ़ाइल पे अगर उसे शेयर मत वो कर रखा है, ठीक है? तो आप उसे डायरेक्टली हर मशीन पे अलग-अलग फिर उसे नेट इंटरनेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मशीन पे जाकर, मशीन पे आपको फ़ाइल शेयर करना है, फ़ोल्डर जो शेयर करना है, वहाँ जाना है, राइट क्लिक करके आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे आप जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आएगा। ऑप्शंस में गया आपने और ऑप्शन में यहाँ पे शेयर फ़ोल्डर का ऑप्शन है। ये डिसेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको ऑलवेज़ इनेबल कर देना है और यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करके ब्राउज़ करके जो भी फ़ोल्डर पे आपका सॉफ्टवेयर वगैरह है, जैसे कि ऐड करेंगे, ऐड करके आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ब्राउज़ करके होस्ट फाइल आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे और फिर आप ओके कर देंगे, तो ये आपका जो भी आपको फ़ोल्डर शेयर करना है, वो शेयर हो जाती है। यानी अलग से फिर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं कि इस मशीन पे भी मुझे जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो शेयर हो जाता है। वो शेयर देखने के लिए आप यहाँ पे जाएँगे, फाइल एक्सप्लोरर पे, नेटवर्क पे जाएँगे, एज़ इट इज़ हमने फाइल शेयर करके देखा था और ये शेयर्ड फ़ोल्डर में आपको, जैसे कि मैंने ये कर दिया था, शेयर कर दिया था। तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे इस पीसी पे भी अवेलेबल होंगे। जो भी ज़रूरत है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करके फिर जो भी मशीन पे लाना है, उस मशीन पे मैं ला सकता हूँ। अलग-अलग मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो एक ये टीएफटीपी डी64 मैंने इंस्टॉल कर दिया था। मैं एक काम करता हूँ, इसे कंट्रोल पैनल से मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। प्रोग्राम पे चलते हैं, प्रोग्राम फीचर्स पे चलते हैं, इंस्टॉल प्रोग्राम पे, इंस्टॉल प्रोग्राम पे। ये देख सकते हैं मेरा एक टीएफटीपी ये स्टैंडर्ड कर दिया गया। मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैं दोबारा आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा दूँ। ये थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। तो ऐसा मैं इसे दोबारा कर देता हूँ। कंप्लीट हो गया ये, क्लोज़ कर देते हैं, तो बंद कर देते हैं। फाइल को भी वापस बंद। तो ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस टाइप का आपको सेटअप मिलेगा। तो मैं इसे बड़ा भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखे आपको। ठीक है? ये सेटअप है, सेटअप पे हम जाएँगे, डबल क्लिक करेंगे, आई एग्री करना है। आई एग्री करके सारी ये चेक बॉक्स रहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट करना है। जहाँ आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो गया, क्लोज़ कर देंगे। आइकॉन मिल के आज बन के आ जाएगा। फिर आइकॉन को ओपन करेंगे।
इस आइकॉन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में गए, सेटिंग में आप जो भी टीएफटीपी फाइल, यहाँ पे देखो अलग-अलग ऑप्शंस हैं, तो आप सिर्फ़ यहाँ पे आइकॉन पे जाएँगे, टीएफटीपी आइकॉन पे जाएँगे, टैब पे जाएँगे। टीएफटीपी टैब पे जाकर आपको पहले ब्राउज़ करना है पेज डायरेक्टरी, यानी आप जो टीएफटीपी फाइल जो भी आप कल मतलब कॉपी करके लेके आएँगे यानी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो कहाँ सेव करेंगे। तो आप एक फ़ोल्डर बना लें, यहाँ पे टीएफटीपी फाइल नाम का मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, कि जितने भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आएँगे, तो वो इस फ़ाइल पे, इस फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाएँगे, ठीक है। मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ बना लिया, डेस्कटॉप पे ब्राउज़ करूँगा, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और ये टीएफटीपी फ़ोल्डर मुझे दिख रहा है, मैं इसे ओके कर, ये देख सकते हैं ये मेरा लोकेशन ले लिया है। ये जितनी भी मैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करूँगा, वो इस टीएफटीपी फ़ोल्डर जो है, टीएफटीपी फाइल नाम का फ़ोल्डर, उस पे जाएगा। उसके बाद यहाँ टीएफटीपी सिक्योरिटी है, कुछ स्टैंडर्ड विथ सिक्योरिटी रखा है। हमें टीएफटीपी का डिटेल नहीं पढ़ना है, तो हम इसे नन कर देंगे, यानी हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे टाइम आउट है, जैसे कि अगर कोई फाइल वगैरह कॉपी हो रही है, 3 सेकंड के अंदर अगर कॉपी हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर 3 सेकंड काफ़ी कम टाइम होता है, बड़े-बड़े फाइल्स होते हैं, जनरली इसे 60 सेकंड्स रख देते हैं। कई सारी कंपनीज़ में इसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है। एक मैक्सिमम रिट्रांसमिशन, यानी एक बार अगर कुछ चीज़ें अगर स्टार्ट हो जाए तो भी रिट्रांसमिशन कर सके, ये सारी चीज़ें हैं। एफटीपी पोर्ट आपको मैंने बताया था, 69 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। यूडीपी, यूडीपी इसलिए रखा गया है, सिंपल है ये, कि डाटा उठाओ, डाटा भेजो, डाटा उठाओ, डाटा भेजो, ठीक है? तो इस वजह से इसमें टीसीपी नहीं रखा गया, तो सिंपल प्रोटोकॉल बनाइए। एफटीपी की अगर बात करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो आपका टीसीपी है, वो यूडीपी नहीं है। ओके, ठीक है। तो फिर नीचे आ जाएँगे, नीचे आने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन है बाइंड टीएफटीपी टू दिस एड्रेस। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो आपका अपना मशीन का आईपी एड्रेस है। मैंने इसका आईपी एड्रेस 192.168.2.2 दे दिया है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं ncpa.cpl पे, और ये इथरनेट पोर्ट खुल गया है ये। मैं डबल क्लिक करता हूँ और डिटेल में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी आईपी एड्रेस 2.2 दे दिया है। सबनेट मास्क 24 है और आईपीवी डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस 2.1। ठीक है, आपका आईपी एड्रेस असाइन करने आता ही है। डबल क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे ये आपको मैनुअली इसकी आईपी एड्रेस असाइन कर दें। मैं इसे बंद कर देता हूँ, तो अपना ही पोर्ट का आईपी एड्रेस आपको देना है, ठीक है? उसके बाद आपको कोई सेटिंग है क्या? यूज़ एप्लीकेशन में नहीं, अब आपको इसे ओके कर, यू हैव टू रिस्टार्ट टीएफटीपी टू अप्लाई द न्यू सेटिंग, ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं, ये आपका सेटिंग हो गया। जैसे आपका सेटिंग हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि 127 जो पोर्ट है, वो ऑटोमेटिक हट गया है। आपको अपना इंटरफ़ेस का पोर्ट यहाँ से कर लेना है और इसे एज़ इट इज़ रख देना है। ये खुला रहेगा, ठीक है? अगर दोबारा देखना चाहते हैं, आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं, सेटिंग सारी सही है, ठीक है? ये आपको सेट करके रखना है और ये खुला रहेगा। ये एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि आपने बंद कर दी। ये एप्लीकेशन हमेशा खुला रहेगा तो ही टीएफटीपी काम करे। ओके? तो ऐसा ही होती है, सर्वर पे यही होता है कि सर्विसेज़ चल रही होती है, यानी सारी चीज़ें खुली होती है, तो ही जाके चल रही होती है, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन खुला है, तो चल रही है, ये एप्लीकेशन बंद कर दिया आपने, सर्विस बंद हो, ठीक है? सर्वर पे ऐसा ही होता है, ये सब मान, इसलिए सर्वर पे आपका ये ज़्यादा लेता है ना, स्पेस वगैरह कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ठीक है? तो इसे हमारा राउटर R1 पे हम बीच मशीन 1 पे आ गए हैं, मशीन 1 पे हम रिमोट एक्सेस लिए हुए हैं। तो मैं एक बार जीएनएस का लैब आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको भूल गए हों। ये मशीन 1 है, यहाँ इससे हमने इसको रिमोट एक्सेस ले लिया है और ये मेरा एक टीएफटीपी सर्वर है। तो टीएफटीपी सर्वर पे इस R1 की कॉन्फ़िग फ़ाइल को मुझे यहाँ डालना है, तो मैं रिमोट एक्सेस से कर रहा हूँ। तो मैं वापस चलता हूँ मशीन 1 पे, तो मशीन 1 पे आ गए हैं, ना मशीन 1 पे हैं, देख सकते हैं मशीन 1 पे। ये मेरा पुट्टी सेशन खुला हुआ है। तो मुझे जब भी कॉन्फ़िग फ़ाइल कॉपी करना है, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट
उसे स्टार्टअप कॉन्फ़िग से भी उठाकर टीएफटीपी पे डाल सकता हूँ, या तो मैं उसे फ्लश पे वापस कॉपी करूँ, फ्लश से भी लेके जाना है। तो एक्चुअली हम जीएनएस पे लैब कर रहे हैं, तो जीएनएस पे मैंने आपको थोड़ा बताया था कि जीएनएस पे जो आईओएस रन हो रहा है, वो किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं रन हो रहा है, वो एक्चुअली मेरे खुद के मशीन के रैम पे रन हो रहा है। अगर आप यहाँ जाकर अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखना चाहें, ये देख सकते हैं रैम साइज़ 512 एमबी ये ले रहा है, ठीक है? 512 एमबी ये ले रहा है साइज़, यानी मैं रैम का ही साइज़ ले रहा हूँ। ये मैं रैम पे डायरेक्ट रन हो रहा है, इसमें कोई फ्लैश वगैरह की, कि ये डायरेक्ट रन है, सिर्फ़ फ्लैश नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आईओएस एक फ्लश कार्ड पे है, फ्लश कार्ड से रन हो रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जीएनएस पे डायरेक्ट आपका जो आईओएस होता है, आईओएस एक्चुअल रन होता है, सॉफ्टवेयर नहीं है जीएनएस पे, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे आपको फ्लश नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ जाके भी देखेंगे और एक कमांड जो आप चलाओगे रिमूव पे, फिर टाइम आउट हो गया ये, फिर से हमें लॉगिन करना पड़ेगा, कर लेते हैं 2.8.1। ठीक है? तो इस पे आपको फ्लश नहीं मिलेगा, लेकिन रियल राउटर में आपको फ्लश मिलेगा, क्योंकि वहाँ फ्लश कार्ड पे ही आईओएस होता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं, ऐसा कोई स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है इस डिवाइस के अंदर, ठीक है? यहाँ फ्लश नहीं है, फ्लश कार्ड नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, तो हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग से सीधा टीएफटीपी पे डालेंगे। तो कमांड मैंने आपको बताया था कॉपी करना है, कॉपी कमांड। तो हम क्या कॉपी करना चाहते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िग कॉपी करना चाहते हैं। कहाँ कॉपी करना चाहते हैं? टीएफटीपी पे कॉपी करना है। तो उसमें फ्लश लिख रहे थे, यहाँ पे हम टीएफटीपी लिखेंगे। सीधी-सी बात है ना? एंटर दबाएँगे। ये पूछ रहा है कि आप उसका आईपी एड्रेस बता दो, जो टीएफटीपी सर्वर है, आपने कहीं बनाया है, उसका अगर आईपी एड्रेस पता है तो वो बता दो, या उसका नाम बता दो। तो ऑब्वियसली बात है, हम अभी डीएनएस पे काम ही नहीं कर, डीएनएस हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम सीधा-सीधा आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मैं टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस हमारा 2.2 था, उसे मैं डाल देता हूँ और एंटर कर, ये पूछ रहा है कि हमारा जो फ़ाइल बना हुआ है, वो R1 कॉन्फिग नाम से बना। आप क्या इसी नाम पे उसको स्टोर करना चाहते हैं, या फिर आप कोई और नाम देना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ नहीं, नहीं इसी नाम से सेव कर दिया। ये देख सकते हैं कि 1289 बाइट जो डाटा है वो आपका कॉपी हो गया है। टाइम इसको 0.060 सेकंड लगा है। ठीक है, इतनी स्पीड से ये डाउनलोड हुआ। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं सर्वर मशीन में, जो टीएफटीपी सर्वर है हमारा। तो टीएफटीपी सर्वर पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था। इस फ़ोल्डर पे हम देखते हैं ये फ़ाइल आई है कि नहीं आई है। डबल क्लिक, देख सकते हैं एक फ़ाइल आ गई है R1 कॉन्फिग नाम। इसे हम नोटपैड पे ओपन करें, तो देख सकते हैं ये जितना भी स्टार्टअप कॉन्फिग था, वो हमारा यहाँ कॉपी हो गया है। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखकर, कमांड वगैरह चलाकर आप वापस से रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपका हो सकता है कि राउटर पे ऐसा हो जाए कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चली गई, ठीक है? राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चली गई, तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को आप टीएफटीपी सर्वर से भी वापस ला सकते हैं। तो उसके लिए उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे करना पड़ेगा? अगर आप 1 पे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कॉपी, कॉपी टीएफटीपी कहाँ? स्टार्टअप पे, या फिर रनिंग पे आपको डालना है, आप रनिंग पे डाल दो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग भी लिखने चलेगा। ये क्या बोल रहा है? टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बता दीजिए, या फिर उसका नेम बता दीजिए। तो आईपी एड्रेस मैं डाल देता हूँ 168.2.2, डाल दिया। फाइल नेम बता दीजिए। टीएफटीपी सर्वर पे हो सकता है बहुत सारे फाइल होंगे, तो कौन-सा फाइल लाना है? R1 कॉन्फिग, ठीक है? तो प्रॉपर्टी पे जाएँगे, देख लेंगे R1 कॉन्फिग लिखा हुआ है।
डिटेल पे जाएँगे तो और भी डिटेल लिखा रहता है, R1 कॉन्फिग, ठीक है? ओके, तो सीधा-सीधा चलेंगे, स्क्रीन 1 पे चूँकि रिमोट ले लिया है हमने, तो लिखा है R1 कॉन्फिग। डेस्टिनेशन फ़ाइल नेम क्या रखना चाहते हैं? कि ये जो कॉपी होके यहाँ आएगा, अभी हमारे पास जो फ़ाइल का नाम है, वो रनिंग कॉन्फिग नाम से चल रहा है। आपको एज़ इट इज़ ही रखना है। इस फ़ाइल से का नाम पे ये राउटर पे चल रहा है, आपको एज़ इट इज़ रखना है। बैकअप में हो सकता है कि आप चेंज कर सकते हैं। बैकअप में जब आप सेव कर रहे थे, कि R1 कॉन्फिग नाम से सेव कर रहे थे, तो हो सकता है कि वहाँ पे और भी कुछ डिटेल वगैरह ऐड कर सकते। लेकिन जब उस फ़ाइल को आप वापस रनिंग कॉन्फिग या स्टार्टअप कॉन्फिग में डालेंगे, तो आप फ़ाइल नेम सेम रखें। अदरवाइज़ राउटर जब भी प्रोसेस करेगा, तो उसे रनिंग कॉन्फिग फ़ाइल और दूसरा फ़ाइल 2-2 फ़ाइल हो जाएँगी, ठीक है? एरर आ सकता है। डेस्टिनेशन फ़ाइल नेम हम एज़ इट इज़ रख देते हैं, जो भी फ़ाइल नेम था, इसी पे कर दो भाई, ठीक है? यहाँ पे कुछ एरर वगैरह बता रहा है कि ऐसा कोई फ़ाइल है नहीं, 1 मिनट मुझे एक्सटेंशन मुझे देना पड़ा। कॉपी टीएफटीपी रनिंग एड्रेस और नेम 192.168.2 कॉपी टीएफटीपी रनिंग कॉन्फिग यस सोर्स फाइल नेम R1 कॉन्फिग ही है। मेरे ख्याल से फाइल एक्सटेंशन मुझे डाल के फाइल एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ना चाहिए डिटेल पे नेम जो है आर एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया एक्सटेंशन तो एक होना R1 कॉन्फिग एडिटिव लिखा है सी छोटा है CONFG है FG हम देख के देखते हैं सबको जाना चाहिए कॉपी TFTP रनिंग एड्रेस 92.168.2 और फाइल नेम है इसका R1 कॉन्फिग FG एंटर कर हाँ ये देखो ठीक है ये रनिंग कॉन्फिग पे चला गया हम गलत डाल रहे थे नाम तो नाम गलत लिख रहे थे CONFIG लिख रहे थे FG है ये एक्चुअली वहाँ पे जो सेव किया तो देखो फाइल ये कॉपी हो रनिंग कॉन्फिग इतना टाइम लगा इतना टाइम लगा ठीक है तो आप इस तरह से आपका रहेगा वहाँ पे भी जब भी आप कहीं भी काम करेंगे TFTP सर्वर रहेगा अब ज़रूरी नहीं है कि यही एप्लीकेशन रहे यही आपका सॉफ्टवेयर है TFTP D64 ठीक है आपका दूसरा सर्वर दूसरा भी एप्लीकेशन रह सकता है उसमें कुछ फीचर्स और भी कुछ अलग होंगे ठीक है तो ये सब जो भी सेटअप वगैरह करने का काम है ये आपको नहीं करना पड़ता नेटवर्क इंजीनियर का काम नहीं है ठीक है ये एक्चुअली आपके सर्वर इंजीनियर्स वगैरह ये सब कर देते हैं आपको थोड़ा बहुत उसे टूल सीखना पड़ेगा जैसे कि अगर वहाँ पे अगर कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन आपका TFTP के लिए तो जो भी आपका यूज़ हो रहा है तो वो टूल थोड़ा-सा आपको सीखना पड़ेगा अपनी कंपनी ठीक है? वो टूल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए तभी जाके वहाँ पे आप कुछ बेसिक सेटिंग वगैरह कर पाएँगे। टूल देखने के लिए बहुत सारे टूल अगर हम गूगल पे जाएँ सारे टूल पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है कि TFTP सॉफ्टवेयर TFTP टूल कर देते हैं टूल TFTP का देखें सोलर विंड का भी है ना? TFTP के कुछ अलग हैं राइट? TFTP जीएनएस छोड़ दो। फ्री TFTP सर्वर देखो स्पाइस वर्क कम्युनिटी का भी है, कील का भी है ना? TFTP सर्वर कील नाम का सॉफ्टवेयर है, TFTP बहुत सारे हैं। तो हर एक टूल पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो टूल पढ़ना बहुत ही क्रिटिकल काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि टूल मुझे सीखना है, टूल बहुत ही बड़ा काम है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं, ठीक है?
आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह दोगे, तो अगर आपको उसने बताया, पूछा कि आप टीएफटीपी जानते हैं? बोले हाँ, जानते हैं। तो टीएफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में आपने बता दिया, पोर्ट नंबर क्या यूज़ करता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें बता दी। तो वो पूछेगा कि अच्छा आपने कौन-सा टूल यूज़ किया? तो आप बता देना कि टीएफटीपी T64 जो था, जो वो उस पे मैंने काम किया है, फ्री एक है वर्ज़न, पे मैंने काम किया। इस बेसिस पे वो रिजेक्ट नहीं करेंगे कि भाई इसे तो टीएफटीपी D64 वाला आता था फ्री वाला, इसको तो सोलर विंड वाला आता नहीं है, इसे लेके क्या करूँगा? टूल सीखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो कंपनी में जाओगे, टूल देखोगे, सीनियर से थोड़ा-सा अच्छा बिहेव रखना हमेशा, कभी भी जाओ तो सीनियर का थोड़ा रिस्पेक्ट करना हमेशा। सीनियर आपको बता देंगे कि टूल कोई बड़ा चीज़ है नहीं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि आप टूल सीख रहे होंगे, हो सकता है टूल कोई और बंदा देख रहा होगा जो एक्सपीरियंस बंदा हो, वो टूल देख रहा होगा। थोड़ा बहुत आपको सीखना है तो उसके साथ बैठ के थोड़ा बहुत सीख लेना, ठीक है? टूल के बेसिस पे आपको कभी इंटरव्यू रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इंटरव्यू में रिजेक्ट तभी होते हैं जब आप प्रोटोकॉल सही से एक्सप्लेन नहीं करते, प्रोटोकॉल ही नहीं पता है। तो पूछे भैया एफटीपी भी तो था हमारे पास, तो एफटीपी पे कर लेते हैं हम, टीएफटीपी अलग से बनाने का क्या मतलब है? एफटीपी टीसीपी पे चलता है, ये यूडीपी पे चलता है। आपने देखा, ये काफ़ी फास्ट प्रोटोकॉल है। थोड़ा ये एफटीपी थोड़ा टाइम लेता है, स्लो प्रोटोकॉल है। एक स्पेशली बनाया गया है, सिंपल रखने के लिए। आपको एक्सप्लेनेशन पूछेंगे ये के बाद। कौन-सा टूल पे काम किया ये पूछते हैं। तो जो भी काम किया आपने टीएफटीपी डी64 आप बता दो उसमें मैंने काम किया। फिर ये एक टूल था, उसमें मैंने काम किया है। ठीक है? तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ले लिया है। तो अब हम थोड़ा चलते हैं iOS बैकअप लेने के लिए। तो iOS भी आप बैकअप ले सकते हैं इस टीएफटीपी से, ठीक है? तो iOS बैकअप चूँकि हमारा जीएनएस पे होगा नहीं, मैंने आपको बताया कि जीएनएस पे फ्लैश मेमोरी है ही नहीं, डायरेक्ट रन हो रहा है मेरा रैम पर iOS। तो मुझे ये पैकेट ट्रेसर पे जाना पड़ेगा। पैकेट ट्रेसर पे भी मैं टीएफटीपी सर्वर का ऑप्शन होता है, मैं टीएफटीपी का नॉर्मल सर्वर वहाँ बना लूँगा, ठीक है? क्योंकि पैकेट ट्रेसर में जो सर्वर पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, काफ़ी ईज़ी दे रखे हैं। ईज़ी इसलिए दे रखे हैं क्योंकि बिकॉज़ आपको सर्वर सीखना नहीं है, आप नेटवर्क इंजीनियर। सर्वर आता है तो बहुत अच्छी बात है। सर्वर आपको चलाने आता है, जैसे हम अभी देख देख रहे हैं ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं 2000। हम आगे जाके एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह भी पढ़ लेंगे, डीएनएस भी पढ़ लेंगे, एफटीपी भी पढ़ लेंगे, राइट? वेब सर्वर भी पढ़ लेंगे इस पे। हम थोड़ा-सा एक्सपर्ट हो जाएँगे, हम आगे निकल जाएँगे। जभी भी आप ऑफ़िस वगैरह पे काम करोगे तो आपको सर्वर भी आता है चीज़ों को हैंडल करना, तो आप हैंडल कर लोगे वहाँ। चीज़ें समझ जाओगे, सर्वर इंजीनियर के साथ बैठ के आप काम कर पाओगे। नेटवर्क इंजीनियर को सर्वर इंजीनियर से हमेशा बातचीत करते रहनी पड़ती है, इसलिए हम देख लेंगे। तो पैकेट ट्रेसर में जो भी सर्वर वगैरह दिया गया है ना, काफ़ी ईज़ी आपको वहाँ पे ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे। रियल सर्वर ऐसा नहीं होता है, रियल सर्वर में इसी टाइप की चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी काम करते हैं, ठीक है? तो पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं iOS अपग्रेडेशन करने के लिए, क्योंकि फ्लैश मेमोरी वहाँ पे अवेलेबल है। हम सीधे-सीधे आते हैं पैकेट ट्रेसर पे और मैं इधर चलता हूँ पीसी पे। तो ऑलरेडी हमने सारा सेटअप वगैरह कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे भी जो आईपी एड्रेस है, अगर आपको दिखा दूँ राउटर पे क्लिक करके, मैं इधर से रिमोट एक्सेस ही ले लेता हूँ, ठीक है? रिमोट एक्सेस मैं डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो मैं ऐसे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर। यहाँ क्लियर शायद स्क्रीन काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे सीधा एसएसएच कर लेता हूँ, एसएसएच -l, यूज़र नेम मुझे देना है ताबिश, और आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.1 राउटर का है। और ये देख सकते हैं मैं लॉगिन हो गया हूँ यहाँ पे, केवल अब इसको 1 2 3 रखा था पहले हमने, 2 3, ठीक है। तो मैंने 2 यूज़र नेम बनाए थे, ताबिश नाम से भी बनाए थे, संजीव नाम से बनाया था। तो मैं ताबिश नाम से मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने दिखाया भी था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे शो रन या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मैंने दूसरे वाले जो इंटरफेस है हमारा,
पूरा इंटरफ़ेस। इस इंटरफ़ेस पे भी सेम वही आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। ठीक है? तो दूसरे वाले मैंने इंटरफ़ेस पे भी वही आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.1 थोड़ा बड़ा हो जाए, क्या है 2.1 मैंने यहाँ उस इंटरफ़ेस पे दे दिया है, सेम एज़ इट इज़ जैसा हमने जीएनएस पे करा था, ठीक है? सेम हमने वहाँ दे दिया है। और आप यहाँ देखना चाहें तो एक मैंने सर्वर लगा लिया है। सर्वर लगाने के लिए आपको क्या है कि आपको यहाँ जाना है इन डिवाइसेस पे और यहाँ पे देखो ना एक सर्वर का ऑप्शन है। इस सर्वर को उठाया मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है? और सर्वर पे डबल क्लिक करते हैं, तो सर्वर पे आप देखेंगे चलेंगे सीधा डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िग पे और जैसा कि मैंने उस सर्वर मशीन पे 2.2 आईपी एड्रेस डाला था और सबनेट मास्क 24 डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.1 ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ भी डाल दी है, ठीक है? एज़ इट इज़ डाल देना है और फिर बंद कर दूँगा मैं, ठीक है? और उसके बाद हमें चलना है सर्विसेज़ पे, ठीक? सर्विसेज़ पे आप देख सकते हैं कई सारी सर्विसेज़ यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई है, एचटीटीपी, डीएचसीपी, है ना? ताकि ईज़िली आप सारी टेस्टिंग वगैरह कर सकें, सर्विस आप इंस्टॉल करें और अपना नेटवर्क का काम देख सकें कि नेटवर्क पे वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं, क्या प्रोटोकॉल वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीएफटीपी भी है कि सारी सर्विसेज़ हम देखेंगे, डीएचसीपी, डीएनएस, सिसलॉग सारी चीज़ें हमें देखना है, ईमेल वगैरह, एफटीपी वगैरह, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो सिंपल है, अभी सिर्फ पहला देख रहे हैं टीएफटीपी, टीएफटीपी पे जाना है, यहाँ ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद देख सकते हो ऑलरेडी कुछ फाइल्स वगैरह यहाँ पे आपका ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है? तो फाइल अवेलेबल है तो फाइल रहने देना है। ये सारी चीज़ें आप चाहे तो इसे सारी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये बताने के लिए कि कुछ फाइल्स वगैरह हैं ये मैंने नहीं बनाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट चाहे तो सबको सेलेक्ट करके के रिमूव फाइल भी कर सकते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है रहने दो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो मैंने ये कर दिया सिंपल आईपी एड्रेस डालना है और सर्विसेज़ पे जाके टीएफटीपी पे जाके इस सर्विस को ऑन कर देना, बस एज़ इट इज़, ठीक है? सिंपल है और कुछ अलग सा तो एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है कि आप डायरेक्ट टीएफटीपी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं लैपटॉप हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये कंसोल लॉगिन के लिए हम ले रहे थे। सेलेक्ट करके हम डिलीट मारेंगे, डिलीट की हम यूज़ करेंगे, एंटर मारेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखना ये एक आइकॉन बना आता है कर्सर में, तो ये जब भी बना रहे, तो आप इसे मान लो राउटर को क्लिक करने गए और राउटर डिलीट हो जाए। तो मेक श्योर कि आप एस्केप दबा के वापस से कर्सर बनाएँ। ऐसा नहीं हो कि पूरा सेटअप किया आपने, एक को डिलीट किया, फिर वहाँ जाके उसको सेलेक्ट किया तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पीसीए पे चलते हैं, पीसीए पे ऑलरेडी हमने रिमोट लॉगिन कर लिया था, ठीक है? तो सेम है यहाँ पे, अगर हम राउटर पे देखें तो यहाँ पे शो फ्लैश अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस जो है वो अवेलेबल है और इसे आप देख भी सकते हैं, शो वर्ज़न पे भी आप कमांड चलाएँगे, आपको यहाँ दिख जाएगा कौन-सा आईओएस है। आई होप यहाँ पे ये देख सकते हैं, फ्लैश पे एक नाम का एक iOS है जो रन हो रहा है, ये सेम है, ये देख सकते हैं सेम ही नाम है, सेम ही नाम है, ये आपका चल रहा है। तो हमें iOS को बैकअप करना है, तो सेम है ये यहाँ पे कहानी, ठीक है? मैं कॉपी हम करेंगे, तो हमारा जो iOS है ये एक्चुअली फ्लैश मेमोरी में है, तो हमें फ्लैश डालना पड़ेगा, मैंने बताया कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, टीएफटीपी पे कॉपी करना है, ठीक है? टीएफटीपी पे कॉपी करना है, हम एंटर डाल देंगे, वो बोलेगा सोर्स फाइल नेम बता दीजिए। फ्लैश पे कौन-सा फ़ाइल आपको कॉपी करना है। 3 फ़ाइल है तो हमें ये फ़ाइल कॉपी करना है। ये आपको एक्सटेंशन के साथ उठाना है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करके यहाँ एंटर करेंगे। तो ये पता पूछ रहा है आपको एड्रेस या नेम बता दो। आईपी एड्रेस बता दो या नेम बता दो टीएफटीपी सर्वर का। टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बता देंगे 192.168.2.2 और एंटर करेंगे। अब देख सकते हैं डेस्टिनेशन फ़ाइल नेम के लिए बोल रहा है। इसी नाम से सेव कर दूँ क्या इसे?
तो चूँकि वहाँ बहुत सारे फ़ाइल हैं, तो मैं एक नया नाम दे देता हूँ। मैं उसे बोलता हूँ, एक काम करो ना, आप न्यू इमेज कर दो, न्यू इमेज और डॉट बीआईएन मुझे डालना था। तो न्यू इमेज डॉट बीआईएन, तो मैंने ये नाम से फ़ाइल को सेव करना चाह रहा हूँ टीएफटीपी सर्वर पे। मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि हमारा फ़ाइल कॉपी, हमारा जो आईओएस है कॉपी हो रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा बाइट डाटा था, ये डाटा कॉपी हो गया, 3.62 सेकंड में कॉपी हो गया है। तो अब दूसरी बात है, मुझे टीएफटीपी सर्वर पे अब ये न्यू इमेज डॉट बिन मुझे दिखेगा। तो मैं जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ उधर टीएफटीपी सर्वर पे। टीएफटीपी सर्वर को हम डबल क्लिक करते हैं और टीएफटीपी सर्वर पे जाते हैं, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ एक देख सकते हैं, ये एक आईओएस जो है, ये आईओएस आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, अगर कॉन्फ़िगरेशन भी कॉपी करना चाहते हैं तो सेम ही करना होगा। यहाँ से फिर कॉपी कर देना होगा, सेम वही कॉपी। स्टार्टअप में मान लो आप करना चाहते हैं, स्टार्टअप पूरा लिखना चाहते हैं, स्टार्टअप में भी पूरा लिख लो। टीएफटीपी पे करना चाहते हैं, टीएफटीपी डाल लो, है ना? एड्रेस डालने बोल रहा है टीएफटीपी सर्वर का, तो डाल दो आप 1.1। और फाइल नेम क्या रखना चाहते हो, ऑफिस R1 कॉन्फ़िग डालना चाहते हैं, ठीक है। ऑफिस R1 कॉन्फ़िग डाल देते हैं, तो हम एंटर कर लिए। आपका ये फाइल जो है वो वहाँ सेव हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है कभी-कभी, फाइल्स वगैरह कॉपी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इतना जल्दी एक्चुअली होता नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे भले थोड़ा दिखाने के लिए ऐसा कर दिया गया है, तो जनरली काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ह्यूज डाटा रहता है, ये चीज़ है। आधा घंटा भी कभी-कभी मैंने देखा, आधा घंटा भी लग जाता है। ये टाइम आउट हो गया। क्या हमने कुछ गलत डाल दिया था? हाँ, हमने टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस गलत, 192.168.2.2 है हमारा टीएफ, और इस नाम से सेव करें तो 832 बाइट का डाटा था, और ये डाटा कॉपी कर लिया है। वापस चलते हैं टीएफटीपी सर्वर पे, देखेंगे ये डाटा बस जाएगा। मैं बड़ा कर लेता हूँ, ऑफिस नाम से सेव था, तो ठीक है। प्रेस करके तो ये डाटा जाना चाहिए, ये देख सकते हैं ऑफिस R1 कॉन्फ़िग नाम का आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ आ गया है, ठीक है। तो आज का क्लास फिलहाल हम यहाँ क्लोज करते हैं, और कल हम इसी लैब से स्टार्ट करेंगे। पैकेट ट्रेसर पे ही कल हम लैब करेंगे। तो कल इसी लैब से स्टार्ट करेंगे। कल हमारा 2-3 पॉइंट है कि कल हमें देखना है आईओएस अपग्रेडेशन देखना है, ठीक है। आईओएस अपग्रेडेशन देख लेंगे, और फिर आपका पासवर्ड रिकवरी देखना है। पासवर्ड रिकवरी भी देख लेंगे। डिज़ास्टर रिकवरी की हमने कल बात करी थी, वो आज कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा है, तो डिज़ास्टर रिकवरी भी हम देख लेंगे। तो सेम लैब रहेगा, एज़ इट इज़ ही लैब रहेगा जो आज लैब सेटअप किया है हमने। पैकेट ट्रेसर पे ही करेंगे, तो पैकेट ट्रेसर पे सेम ही लैब रहेगा। कोई चीज़ चेंज नहीं करूँगा, मैं यही फ़ाइल जो है आपका ओपन करूँगा और इसी फ़ाइल पे आगे काम करें। तो हमने अभी तक जो काम कर लिया है, हमने R1 का कॉन्फ़िगरेशन टीएफटीपी सर्वर पे बैकअप रख कर लिया है ना? हमने कॉन्फ़िगरेशन बैकअप कर लिया है, कॉन्फ़िग बैकअप कर लिया है, प्लस आईओएस को भी हमने यहाँ बैकअप कर लिया। तो आईओएस अपग्रेडेशन हम किस तरह से करेंगे कल हम समझेंगे, ठीक है। तो चीज़ें यहीं तक रहेंगी। यहाँ के बाद इस लैब में जो एक्टिविटी करा है हमने, उसके बाद हम फिर आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप कर लिया, आईओएस बैकअप कर लिया, आईओएस अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, पासवर्ड रिकवरी कैसे करेंगे, और डिज़ास्टर रिकवरी कैसे करेंगे, ये 3 चीज़ हम कल देख लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम लोग आगे, ओके, ठीक है। तो गाइज़ टेक केयर। तो अपना कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो मुझे कमेंट भी करें, और या तो आप लिंक्डइन में भी मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा है तो कुछ कमेंट करें, अगर कुछ फीडबैक देना है आपको, अगर कुछ बुरा लगा है तो भी आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। मैं और अच्छी तरीक़ा से उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, टेक केयर।